बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है जी, कैसी तबीयत है? आई होप आप लोग आज बहुत कुछ अपना प्लान करके बैठे होंगे मेरी तरह। आज मेरे पास भी बहुत सारा कुछ काम है करने को। आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा शो प्लान किया हुआ है आपकी सेहत के लिहाज से, आपके कुछ माशी मसाइल को देखते हुए, और कुछ ऐसे घरेलू इश्यूज़ हैं जिनको मुझे लगा कि आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें और उसके ऊपर हम अपना पूरा शो कंडक्ट करें। तो साथ दीजिएगा मेरा, आपकी कॉल्स भी शामिल करूँगी मैं। और सबसे पहले ये बता दूँ कि क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे मनाने को पूरी दुनिया जो है वो तैयार हो गई है, और दिल का मामला जो होता है वो बड़ा बुरा होता है, चाहे मोहब्बत का मामला हो चाहे बीमारी का मामला हो। तो मैं मोहब्बत डिस्कस कर लूँगी, जो डॉक्टर है वो बीमारी डिस्कस कर लेंगे। दैट इज़ गोना बी आई थिंक बेटर। देखिए जी, दिल के अमराज बहुत सारे होते हैं। सबसे पहली तो एक ऐसा मर्ज़ दिल का जो मोहब्बत है। मोहब्बत के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको किसी को बद्दुआ देनी है ना, लोग कहते हैं ना बद्दुआ देनी है, बद्दुआ देनी, तो किसी इंसान को अगर बद्दुआ देनी है, मैं कहती हूँ उसको ये दे दीजिए कि यार तुझे मोहब्बत हो जाए, वो भी सच्ची मोहब्बत हो जाए। आपको समझ आ रही है? अगर किसी को सच्ची मोहब्बत हो जाए ना, वो किसी काम का नहीं रहता। तो फिर किसी को बहुत दिल चाह रहा है, वैसे तो देनी नहीं चाहिए बद्दुआ, और अगर देनी है तो फिर यही कह दीजिए कि अल्लाह तुझे सच्ची मोहब्बत हो जाए किसी के साथ। हाँ, बंदा गया काम का, फिर कहीं का नहीं है। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे दिल के अमराज के ऊपर। वाई? बिकॉज़ हमें पता नहीं होता, हम बहुत से ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अंदर क्या है, कितनी शुगर है, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन से केमिकल्स हैं, बट वी जस्ट टेक इट एज़ मशरूबात। बहुत से ऐसे खाने हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि हमने इन खानों को किस तरीके से खाना है, इसके बाद क्या लेना है, किन चीज़ों को किसके साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे बहुत सी मिथ है, कुछ लोग कहते हैं ना कि शहद को दही के साथ मिक्स ना करो। ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं अगर मैं देना चाहूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं इट्स फाइन। मगर इनमें क्या सच्चाई है? क्या ये वाकई ऐसी चीज़ें खाने से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं? सुबह सुबह देसी घी का चम्मच जो है, पंजाब में ट्रेंड है, हर कोई उठा के देसी घी का चम्मच जो है वो खा रहा होता है। मैंने भी शुरू किया हुआ है, मैं भी देसी घी का चम्मच जो है ना रोज़ सुबह आजकल खा रही हूँ। पहले मैं ऑलिव ऑयल पीती थी, जब अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं देसी घी का चम्मच खा रही हूँ, मगर सही वाला, खालिस वाला। ये नहीं कि मैं बाज़ारी डब्बा लेकर आई हूँ और मैंने खाना शुरू कर दिया और मैं जो कह रही हूँ आप वो भी शुरू कर दें। तो मुझे क्योंकि ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, मेरे हेयर स्किन सब कुछ ड्राई, तो दैट इज़ वाई आई हैव टू टेक ऑलिव ऑयल, या फिर मुझे देसी घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर मैं उसको पका के नहीं खाती, देसी घी को भी पका के नहीं खाती, ऑलिव ऑयल को भी पका के नहीं खाती। मैं ऐसे बस चम्मच लेके सैलड पे डाल दिया या ऐसे पी लिया, लाइक दैट आई टेक इट। तो एनीवे, इसकी इफ़ादियत क्या है क्या नहीं आप गूगल भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुला के ज़रूर पूछूंगी कि जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरे घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या ये सही है, हमारे तंदुरुस्त हार्ट के लिए सही है? और ये जो हार्ट डे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो फिर आज के जो गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त डॉक्टर है, डॉक्टर ज़ुबैर अकरम, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है सर, ये क्यों मनाया जाता है, देखने वालों को प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा फ़िज़ा, आपने जिस तरह दर्द दिल की बात की, बट ऑब्वियसली अगर वो बीमारी की हद तक वो चला जाए तो कई दफ़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे पहले आपको बताऊं कि वर्ल्ड हार्ट डे का क्या, व्हाट्स द डेट? 29 सितंबर वर्ल्ड वाइड, यानी कि संडे को जो है ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, और उसकी सेलिब्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। परफेक्ट। और ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुश्तरका जो था प्लान था, जो कि हर साल, और मकसद इसका ये है बुनियादी तौर पे अवेयरनेस अबाउट हार्ट डिजीज़। और ये अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको बता दूं कि हार्ट डिजीज़ जो है, दिस इज़ द लीडिंग किलर वर्ल्ड वाइड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। और जितनी वर्ल्ड वाइड डेथ्स हैं उसमें इसकी परसेंटेज जो है तो तकरीबन 30 से 32% है। आप यू कैन इमेजिन। और पिछले स्टैटिस्टिक्स से 2021 के स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से तकरीबन 21 मिलियन डेथ्स जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई। पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 4.5 लाख अमवात एक साल में हार्ट डिजीज़ के साथ या उससे रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ है।
और ये तकरीबन प्रोपोर्शन तकरीबन 1500 के करीब डेथ्स पर डे पाकिस्तान में जो है हार्ट डिजीज या उससे रिलेटेड इश्यूज की वजह से हो रही है। Really? अगर आपको याद हो कोविड का एपिडेमिक आया और आपको खुद याद होगा कि 30 से 40 भी बात हो जाती थी तो आपकी न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बन जाती ऐसे ही थी, है। और इवन 2 से 4 भी। और जस्ट इमेजिन कि वी वर सो वरीड अबाउट दिस कोविड डेथ्स एटसेट्रा विच वाज अ पैंडेमिक, बट जो हार्ट डिजीज़ है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे, और दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, इन पाकिस्तान ऑल्सो। और अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो ऑब्वियसली वी आर पुअर कंट्री, रैंकिंग हमारा जो है रिच कंट्रीज़ में नहीं आती। और यहाँ आप अंदाज़ा कीजिए इम्प्लीकेशंस अगर हार्ट डिजीज़ की अगर यंग एज में हो जाए और 40s में हो जाए, जबकि पीक ऑफ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अर्निंग मेंबर, मे बी अ सिंगल अर्निंग मेंबर इन फैमिली हो, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है। हार्ट डिजीज के टाइप्स कितने हैं सर? हार्ट डिजीज़ देखें जी, जहाँ तक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज़। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ऑब्वियसली कई हार्ट डिजीज़ होती हैं उनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, वो बच्चों में होती है, जिस तरह के दिल के सुराख, एंड उसमें यू नो इट्स समथिंग डिफरेंट, उसकी रीजंस है जो दिल कि बड़ा हो जाना, छोटा हो जी जाना। जी, उसमें कई दफ़ा दिल का सुराख बड़ा हो तो उससे दिल बड़ा भी हो सकता है एंड ऑल दैट, बट ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं है और उसकी वजूहात जो है डिफरेंट है। फिर उसके बाद अर्ली एज टीनेज में जो है रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जिसमें रोमेटिक फीवर होता है, जिसमें कि दिल के वैल्व्स जो है तंग हो सकते हैं। उसका लकीली अब कुछ बेटर हाइजीन और बेहतर एनवायरमेंटल सिचुएशंस की वजह से और अवेयरनेस की वजह से उसका इंसिडेंस कम हुआ, जिसमें कि दिल के वैल्व्स तंग हो जाते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, यानी कि दिल की शराइयों की तंगी और उससे रिलेटेड इश्यूज, जिसमें कि एंजाइना है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, और जो कि अल्टीमेटली एंजियोप्लास्टी और बाईपास या मेडिकल मैनेजमेंट, और जिस तरह के आपने कहा कि दिल का साइज़ भी बढ़ जाना, तो देयर आर डिफरेंट इश्यूज, बट मेन फोकस जो है इसके अंदर दैट इज़ इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कि दिल की शराइयों की तंगी हो जाती है, जिससे कि एंजाइना, हार्ट अटैक, दिल का हार्ट फेलियर किस तरह बचा जाए, जिसके इसके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस भी हैं और सोसाइटी के ऊपर और फैमिली इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो द बेसिक इज़ अवेयरनेस अबाउट हाउ टू डील विद दिस, और पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए। 29 सितंबर जो है वर्ल्ड वाइड है, तो इसके अंदर डिफरेंट हम सेमिनार्स, टॉक शोज़, जिस तरह के आपके पास बैठे हुए, वी आर यूजिंग प्रिंट मीडिया, वी आर यूजिंग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू गिव अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंस बता दी, क्योंकि दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इवन इन पाकिस्तान। सर, ये जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा दिल की बीमारियों में इजाफा होते जा रहा है, इसकी वजूहत क्या है? देयर आर इंटरनेशनली जी दो किस्म के हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, एक हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल और एक मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल पे जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री है तो यू हैव टू बी केयरफुल। फिर उसके बाद एज के साथ विद 45 to 55 इन मेल्स एंड फीमेल्स जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स, या मतलब दीज आर द फैक्टर्स, या मेल जेंडर जो है इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट के थोड़ी एहतियात करें। बट जो सेकंड सेट ऑफ रिस्क फैक्टर्स है, जिसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जिसका हम अगर एहतियात कर लें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर सिगरेट स्मोकिंग टॉप ऑफ द लिस्ट है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर डायबिटीज़ है, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, फिर मोटापा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कॉज करते हैं हार्ट डिजीज़, और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअली हर फैक्टर को इसकी अलामात क्या क्या होती हैं दिल की बीमारी की, जिसमें हमें पता चल सके कि ये जो है हमें ये टाइप की जो बीमारी है ये होना शुरू हो गई है, दिल की ये हमें सिचुएशन शुरू हो गई है, हमें दिल के डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अलामात कैसे हमें? सबसे पहले तो आप अपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल देखें कि क्या आप डायबिटिक तो नहीं है, क्या आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्या आप स्मोकर तो नहीं है, और क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। अच्छा। सो सबसे पहले आप देखें व्हाट इज़ द क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर्स यू आर कैरिंग। लेट्स से अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, स्मोकर नहीं है, यू नो मे बी इट्स अ लेस रिस्क फैक्टर। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको शुगर भी हो गई है, ब्लड प्रेशर भी हो गया और वो कंट्रोल नहीं है, और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो सबसे पहले यू शुड बी एट हाई रिस्क, और आप किसी भी सिम्टम को लाइट ना लें। जहाँ तक आपने बात की कि व्हाट आर द सिम्टम्स, उसके अंदर दो किस्म के जो दिल की शराइयों की तंगी की वजह से हो सकते हैं, वन इज़ एंजाइना, द अदर इज़ हार्ट अटैक। और फिर कार्डिक फेलियर भी है। एंजाइना भी दो किस्म का है, जिसको कि हम स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। सो एनी बॉडी जो कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या नहीं भी है, फैमिली हिस्ट्री है, जो कि मिड 40s में और 50s में व्हाट्सएवर,
सबसे पहला जो सिम्टम एंजाइना का वो हो सकता है कि अगर आप किसी भी किस्म की हैवी एक्सरसाइज करें, ख़ास तौर पे मतलब किसी को गाल को धक्का ही लगाना पड़ गया। बहुत से पेशेंट्स हमारे कहते हैं जी मरी गए, पहाड़ी चढ़े या हाई स्टेयर्स हमने ली और उसके बाद सडनली हमें कंप्रेशन या सांस उखड़ना शुरू हो गया या छाती में दबाव, दर्द, बट यूजुअली इट्स नॉट छाती। लोग समझते हैं सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम सिर्फ चेस्ट से रिलेटेड है। इट कुड बी एनी वेयर बिटवीन नाफ से लेके कान तक और आपके दोनों बाजुओं और उंगली तक। सो आपके जबड़े में दर्द हो सकती है, जबड़े में खिंचाव हो सकता है। अच्छा। आपके आपको लगेगा बदहजमी सी हो गई और आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके बाजू में स्पेशली लेफ्ट और साइड सर पे ये दर्द। मुझे बता दें कि जैसे अगर पेट में दर्द हो रही है, ठीक है, क्योंकि दिल में तो दर्द नहीं हो रही है तो अलामात हो रही हैं, अगर पेट में आपको इस तरह का फीलिंग्स है, पेन हो रही है, तो ये कितने दिन तक हो तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएं? मतलब हमें अगर 2 दिन या 3 दिन है, जैसे किसी को ये फील हो रहा, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाजमे का प्रॉब्लम है या पेट में कोई ऐसी स्वेलिंग हो रही है या ब्लॉटिंग हो रही है, लोग यही समझते हैं, तो कितने दिन तक हमने इसका वेट करना है, उसके कितने दिन बाद दिल के डॉक्टर के पास जाना है? जिस तरह के मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपने अपने, क्योंकि ऑब्वियसली अल्सर या गैस्ट्राइटिस के साथ भी पेट पे दर्द हो सकती है, जी। बट सबसे पहले आप अपने रिस्क फैक्टर प्रोफाइल देखें। अगर आप अच्छा। स्मोकर हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो मैदे वाले डॉक्टर के पास अच्छा। जाने से पहले एक दफ़ा, और स्पेशली इन मिड 40s 50s हैं, ठीक। तो मैदे में डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने आप को रूल आउट करा लें कि ये हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह के मैंने आपको कहा एंजाइना जो है इट्स यूजली ऑन एक्सर्शन, कि मतलब चलने के साथ होता है, हैवी मील के बाद होता है, ज़रा ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली या स्ट्रेस ले लिया तो फिर उसके बाद हुआ, तो फिर तो ऑब्वियसली देयर इज़ हाई लाइकलीहुड कि ये हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्पेशली आफ्टर मील्स। खाली पेट कुछ लोगों का एंजाइना नहीं होता। सर मेरे अभी जानने वाली हैं तो उनकी भी ना 2 बेटियां थी, 44 की अभी वो लगी हैं और उनको पता नहीं एकदम से एक अटैक हुआ है और उसके बाद वो डेथ हो गई, किसी को समझ ही कोई नहीं, 2 बच्चे छोड़ के चले गए। तो ये बहुत से लोगों के केसेस इस तरह के घरों में सुनने को मिलते हैं कि एक ही बार अटैक हुआ, एक ही बार चले गए, उससे पहले क्या कोई सिम्टम नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई पता। डॉक्टर साहब इस पर ना ज़रा डिटेल में भी बात करते हैं ताकि जो घर बैठे लोग हैं उनको इस बात की समझ आ जाए कि भाई किस तरीके की अलामात पे जो हिस्ट्री आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पहले अपनी हिस्ट्री देख लीजिए कि अगर आप चेन स्मोकर हैं, आपको अगर कोई शुगर का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हिस्ट्री आपकी चलती आ रही है, तो आप इस तरीके से तो अपने इन इश्यूज़ को, जो पेट में दर्द है या कोई भी है, या ऑक्सीजन की कमी भी शायद मेरे ख्याल से इसमें होती है, पसीने आना, नहीं, ब्रेक पे हम जाते हैं, उसके बाद डिटेल में डॉक्टर साहब आपको ये एग्जैक्टली सिम्टम्स बताएंगे। कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ के ऊपर। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, अगर किसी को कोई मसला है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, वरना ये आप ख़ास तौर पे इसके क्लिप्स जो है सोशल मीडिया पे भी ज़रूर देखिएगा जैसे ही अपलोड हो, ताकि आपको इस बात की अवेयरनेस हो कि किस सिचुएशन में आपने कब जाके दिल के डॉक्टर को दिखाना है कि आपको कोई दिल की बीमारी जो है वो शुरू हो गई है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, अगर कोई चेन स्मोकर है डॉक्टर साहब और उसकी हिस्ट्री बड़ी ख़राब है, वो इस तरह की चल रही है स्मोकिंग की, तो क्या उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे? किस तरह होंगे, प्लीज़ बताइए। फिर इंटरनेशनली स्मोकिंग के ट्रेंड्स बहुत हाई हैं, इवन यूरोप में और अमेरिका में भी, बट ऑब्वियसली यू नो स्टिल दे एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, और उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है फिर भी, बट ऑब्वियसली दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती है। और पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 15% जो है इंसिडेंस है स्मोकर्स का इन एडल्ट मेल्स, अब तो फीमेल्स भी स्मोक कर रही हैं। और इसकी वर्स्ट फॉर्म जो है जो कि यंग एज ग्रुप में आई, वो दैट इज़ शीशा स्मोकिंग। और क्योंकि जो शीशा है उसके अंदर जो कंपोनेंट है जो सिगरेट स्मोकिंग में, दैट इज़ निकोटिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली, और शीशा में उसकी कंसनट्रेशन जो है बढ़ जाती है। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आप सुन के हैरान होगी कि हम अब 20s में हार्ट अटैक्स के और एंजाइना के पेशेंट्स देख रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 20s में, यू नो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वी आर कमिंग टू अस विद हार्ट अटैक्स। एंजाइना भी नहीं, उनको पहला एपिसोड्स हार्ट अटैक का है, और जस्ट बिकॉज दे स्टार्टेड स्मोकिंग एट अर्ली एज, मतलब लेट्स से स्कूल लेट स्कूलिंग में उसने 14-15 में कर ली, और बाय द टाइम के 25 पे पहुंचे तकरीबन 10 साल 11 साल से स्मोकिंग कर रहे थे या शीशा कर रहे थे। दे वर नॉट डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव भी नहीं थे, ना उनको हाई कोलेस्ट्रॉल था, कुछ नहीं था, जस्ट स्मोकिंग।
हाँ। सो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फॉर यू नो सर हार्ट ये भी बता डिजीज। दीजिएगा, ये सिर्फ सादी सिगरेट से ये कहानियाँ हार्ट के डिजीज होते हैं या फिर कोई पक्का सिगरेट से और बाकी किसी और कहानी से? यस यू नो उस पे जो है, क्योंकि ऑब्वियसली अब सिगरेट के अंदर भी बहुत से लोग जो है मिक्स करके जो है, अब आइस का नशा बड़ा कॉमन हो गया जी। है, कोकेन जो है इनसे दैट इज भी- कॉमन, और कोकेन तो उसके कोकेन साथ से भी होता है? कोकेन के साथ तो सडन हार्ट अटैक और इवन सडन डेथ्स, या वन ऑफ द अल्लाह, लीडिंग तो कॉजेज दुनिया- तो दुनिया लगी फॉर पड़ी है। यंग पीपल जो है आजकल बहुत कॉमन एडिक्शंस जो है इस किस्म की चीजें हैं, और उस पर सडन डेथ। सर ये आजकल जो आप- ये आप आप कोकेन young- का नाम दे रहे हैं, तो ये तो फिर मतलब इसी वजह से रेट जो है बहुत रेशियो Yes, पे बढ़ yes, गया। yes. ये हर किसी जीटी हो, पार्टी हो, किसी के घर गैदरिंग पे चले जाओ, दो कपल अच्छे एकदम से किसी की दोस्ती है, दूसरे कपल को बुलाएंगे तो घर में प्लेटें गर्म होना शुरू हो जाती हैं उनके। ये तो ट्रेंड बन गया है, ये तो हार्ट डिजीज इसी वजह से बढ़ गई है क्योंकि ये काम हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, और कोकेन का नशा भी हमने देखा है कि यंग जनरेशन में कॉमन हो रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर सडन हार्ट अटैक एंड डेथ। बिल्लाह। और स्मोकिंग तो शायद थोड़ा सा टाइम दे दे, बट यू नो दिस कोकेन इज रियली डेंजरस। या सो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर्स। और आपको देखिए सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट नोशी ममनू है। इवन मैं यूरोप और अमेरिका में, यहाँ तो नहीं, बट उसके अंदर ना यू नो वो सिगरेट के पैक्स के ऊपर उन्होंने दिखाया होता है कि मुंह का कैंसर है और वो सब कुछ। सर आपने पी नहीं है फिर सिगरेट? उसके आप यहाँ बावजूद देखें, लोग, यहाँ पे भी ऐसे ही आपने यहाँ के सिगरेट उसके के डब्बे नहीं बावजूद देखे? लोग बाज नहीं आ रहे you know? यहाँ के सिगरेट के डब्बे भी आप देखेंगे तो वही सब कुछ बना हुआ है, वही शक्लें हैं। वही ना, अब सोशलाइजेशन का लोग समझते हैं हिस्सा है। यंग जनरेशन जो है उसमें यू नो अब सो अमेजिंग यू नो इन हमने ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स में देखा दे स्मोकिंग, फिर फीमेल्स में भी ये ट्रेंड आ रहा है। और शीशा तो कुछ समझते हैं कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा सोशलाइजेशन का जो फीमेल्स ये है। वेपिंग बहुत ज्यादा करी हैं, सैलून्स चले जाओ, छोटी छोटी लड़कियां 16-17 साल की आई होती है, माँ के साथ बैठ के वेपिंग कर रही हैं। यस यस, ये Trend भी है, एक कहते हैं कुछ नहीं ये होता। जो आप मॉडर्न बताएं वेपिंग से कितना नुकसान होता है, ये भी बताएं। वेपिंग भी डिपेंड करता है कि पहली बात तो ये व्हाई शुड यू इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी जिसके अंदर आपको एक डिपेंडेंसी हो जाए। वेप की भी एक डिपेंडेंस है। अब उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि कुछ निकोटिन उस कंपोनेंट होता है उसके अंदर, और उसकी भी स्ट्रेंथ जो है डिफरेंट वेव्स में जो है डिफरेंट होती जी। है। और कुछ लोग सिर्फ फ्लेवर्ड ये करें, फ्लेवर्ड में तो कोई नुकसान नहीं, बट ऑब्वियसली जस्ट एक चस्के के लिए। बट ऑब्वियसली वेपिंग में इट जस्ट डिपेंड्स कि कितना आप जो है वो, बहुत से लोग हमें कहते हैं डॉक्टर साहब हमने सिगरेट छोड़ दी बट वी हैव स्टार्टेड वेपिंग। यार। फिर और ऑब्वियसली उसके अंदर निकोटिन उसके अंदर भी है और डिफरेंट कंटेंट्स, सो स्टिल इट्स और डेंजरस। ये भी हार्ट जो है यस diseases- इट्स तो ये डेंजरस। जो निकोटिन है सर, इसकी वजह से हार्ट डिजीज होते हैं। यस निकोटिन जो है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेन कंपोनेंट है। इसकी वजह से दिल की शरीयानों की थिकनिंग या हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, और हम पैथोलॉजी में कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन जो है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल एंडोथेलियम इंजर होता है आर्टरीज का, और कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन होकर दिल की शरीयानें तंगी का शिकार होना शुरू होती हैं। और इसके अच्छा। साथ ब्लड प्रेशर भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो तो है। सर एक और कंपनी चीज़ कर बताइएगा, सकती चाय की पूरी दुनिया में सबको लता है, चाय में भी तो निकोटिन होती है, तो मुझे बताएं ये वाली चीज़ें भी क्या डेंजरस होती है फॉर हार्ट है। डिजीजेस? चाय में ज़्यादा सम पीपल कैफीन, टेक 6-6 कप पी रहे होते हैं, नहीं 7-7 चाय कप पी रहे में हैं। इस मेनली कैफीन, और उसके अंदर निकोटिन जो है सिगरेट के अंदर ज़्यादा है, तो स्मोक चाय के साथ इतना इशू नहीं है। टी इज नॉट अ रिस्क फैक्टर्स, नॉट इवन कॉफी, यू नो दे आर नॉट रिस्क फैक्टर्स ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली आपको अदरवाइज उसको देखना है कि Sir, हर soft चीज़ की drinks के भी कंजम्पशन एक हद तक ही आप करें। सर सॉफ्ट ड्रिंक के भी बता दें रिस्क फैक्टर्स कितने होते हैं सर? सॉफ्ट ड्रिंक जो है Heart ऑब्वियसली disease के। बहुत कॉमन है। एक ज़माने में तो ऑब्वियसली आपको पता है कि खाने के साथ पानी पिया जाता था, अभी भी सारी बात है गरीबों के घरों में पानी ही है, अब तो- बट ऑब्वियसली हाँ, उम्रा काले के रंग का दौर drink में ला दो, उम्रा चिट्टी drink ला उम्रा दो। के घरों में, और जहाँ सारी बात है आप देख रहे हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल जो है बढ़ गया है, उसके अंदर जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है खाने के साथ सर्व हो रही होती हैं, और नॉट स्मॉलर ड्रिंक बल्कि 1.5 लीटर की बॉटल्स जो है जी, साथ चल रही होती cans आ रहे हैं, सो 1.5 कैंस लीटर आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और आप देखें सॉफ्ट ड्रिंक्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ये आप बेशक जंक फूड ले लें या सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसकी वजह से कैलोरिक इनटेक जो है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता, और अनवांटेड कैलोरीज आप ले रहे हैं, और उसके साथ अब्डोमिनल ओबेसिटी, वजन बढ़ रहा है, और वजन बढ़ रहा है तो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम जिसको कहते हैं, अच्छा। वो बढ़ रहा है। और आप देखें यू आर सेडेंटरी, यू हैविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप वॉक नहीं करते, रनिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं, और उसके बाद आप ये ड्रिंक्स ले रहे हैं, और उसके साथ जंक फूड ले रहे हैं, और उसके बाद मे बी स्मोक कर रहे हैं एट ए यंगर एज ग्रुप इवन यू नो, और एडल्टहुड और मिडिल एज तो है ही है, उसके बाद यू नो यू आर गेटिंग डायबिटीज़ एट अ वेरी यंगर एज ग्रुप। हमारे इस वक्त कैन यू इमेजिन, इस वक्त फोकस में पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड डायबिटिक फेडरेशन के तौर पे पाकिस्तान लीड कर इस वक्त 3rd नंबर पे है, और आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान फॉर द इंसिडेंस ऑफ न्यू डायबिटिक्स उसमें लीड कर रहा होगा। हाय हाय।
So you know, just यानी imagine. हम किसी अच्छी चीज में लीड नहीं कर रहे, हम किसी भी ऐसी चीज में फौरन एंटर हो जाते हैं जो बहुत बुरी है और शुगर, हमारा पहला कदम उठ जाता और है। शुगर जो है, दिस इज नॉट ओनली वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फॉर हार्ट डिजीजेस, जी, बल्कि इसके साथ हमारे बहुत से रीनल फेलियर्स, किडनी स्ट्रोक्स, बेनाई का जाना, और शुगर इज अ मेनेस, यू नो, इस सर कदर मैं इसका। चाहूँगी कि इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाना है इतवार के रोज़ सबको, तो आखिर में मैं ये चाहूँगी, ये कैमरा है आपका, आप प्लीज़ बता दें कोई ऐसा मैसेज जो एहतियाती तदाबीर हो और बंदा ज़रूर एहतियात करे अपने हार्ट्स के लिए, अपने दिल को मजबूत रखने। ओवर टू यू प्लीज़। जी, सबसे इम्पोर्टेंट नाज़रीन, मेरा मैसेज ये है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस तकलीफ़ से बच जाए, बजाय कि ये तकलीफ़ आपको घेर ले और उसके बाद जो है आप उसके साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाएं। और मैं आपको बताता चलूँ कि एंजाइना, जिसको मैंने कहा कि चलें और छाती में दर्द हो गई, ये सब कुछ हो गया, वो तो फिर भी मैं कहता हूँ ब्लेसिंग है। आपको एक मौका दे देता है अपने आप को एवेल्यूएट करने का, या आपको इस मौका दे देता है कि आप अपने कंसल्टेंट तक पहुँच जाए। और जिस तरह के फ़िज़ा ने बताया, बहुत से पेशेंट्स जो है उनको मौका ही नहीं मिलता, उनको पहला एपिसोड ही एक हार्ट अटैक की सूरत में होता है जो कि फेटल और जानलेवा साबित हो सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझें कि किसी भी और बीमारी से ज़्यादा इस वक्त लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है आपका हार्ट डिजीज़ है, और इससे आप बचें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हार्ट डिजीज़ जो है इंटरनेशनली जो है 40s के बाद, जो 50s 60s के बाद आती है पीक पे, जबकि पाकिस्तान में ये 40s में आ रही है। और दूसरा अलमिया ये है कि पहले इसको हार्ट डिजीज़ को उमरा की डिजीज़ कहा जाता था, अब ये गरीब पॉपुलेशन में जा रही है। और आप सोचिए, एक गरीब ख़ानदान जिसमें एक सिंगल अर्निंग मेंबर हो और 30s और 40s में पीक ऑफ उसका बर्डन हो पूरी फैमिली की सपोर्ट का, उसमें या इनकैपेसिटेटेड हो जाए बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर या इवन अमवात की सूरत में, आप सोचिए उस फैमिली पे क्या गुजरेगी। सो कोशिश करें कि आप इससे बचें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वर्ल्ड हार्ट डे का भी मैसेज है, वो ये कि आपको अपने रिस्क फैक्टर्स का पता चलना चाहिए कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। क्या आप सिगरेट तो नहीं पी रहे? अगर पी रहे हैं तो उसको छोड़िए फौरी तौर पे। क्या आप शुगर का शिकार तो नहीं है? बहुत से लोग शुगर का शिकार होते हैं, उन्हें कभी चेक ही नहीं कराई होती। सो हम कहते हैं 30s के बाद तो ज़रूर, अगर फैमिली हिस्ट्री है, शुगर ज़रूर ईयरली चेक करा लिया करें। फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। ब्लड प्रेशर आइडियली आजकल 120/80 है। और वंस अगेन, बहुत से लोग दे आर नॉट अवेयर कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। तो काइंडली ब्लड प्रेशर रेगुलरली जो है, ख़ास तौर पे एडल्टहुड में आप ज़रूर चेक कराएं। उसके बाद एक दफ़ा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराएं। फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। अपनी वेस्ट, एक सिर्फ इंची टेप जो है आप उसको देख लें, अपनी वेस्ट जो है 35 इंच से नीचे रखिए फॉर द मेल्स स्पेशली, और अगर 30 से 32 इंच फॉर फीमेल्स है। और एक एक्सरसाइज प्रोग्राम कर लें कि कम से कम आपने आधा घंटा जो है डेली ब्रेस्ट वॉक करनी है और अपने वज़न को कंट्रोल करना है। सिर्फ इन चीज़ों से ही आप जो है, सिर्फ एहतियात से अगर आप बच जाएं तो उसके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस, सोशल इम्प्लिकेशंस उससे बच जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस से बच के एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर, यू आर वेरी काइंड डॉक्टर। बहुत अच्छा आपका मैसेज था। आई होप आपको समझ आया और इस पर आप प्लीज़ अमल कीजिएगा। अपने दिल को मजबूत बनाइए और पाकिस्तान से ये जो दिल की बीमारियां हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। प्लीज़ टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और जनाब, मेरे पास बहुत अच्छे यहाँ पर ज़बरदस्त गेस्ट हैं। और मैं बता दूँ यहाँ पर कि एक बच्ची है जो मेरे पास पहले भी आ चुकी है, वो बाइकर है और क्या पहाड़ों पर जाके बाइकें चलाती है, क्या उसके बुलंद इरादे हैं और ऐसी टशन में बाइक चलाती है। मैं आपको क्या बताऊँ भाई, 70 की जो बाइक है ना, उस पर पहुँच गई है वो पहाड़ों पे, नॉर्दर्न एरियाज़ में। और हम कहाँ पहुँचे हैं? हम अपनी पुप्पी के घर भी नहीं पहुंच पाते। सिर्फ इरादा करते हैं बैठ के कि अम्मी कल पुप्पी की तरफ जाएंगे, तो पुप्पी हांडी भी बना के बैठ जाएगी, तब भी आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके इरादे ही मजबूत नहीं है। तो इरादा करना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ मेरे पास एक और मेहमान हैं जो कि हैं अकरम साहब। वो भी बाइकर भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, आज हमारे पास मौजूद हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि जो अकरम साहब हैं, मुकर्रम साहब हैं, मैंने कहा था मैं नाम भूल जाऊँ, मुझे लिख के दो। अच्छा खैर, तो जो मुकर्रम साहब हैं तो वो क्या करते हैं और उनकी क्या क्या जर्नी है, वो उन्हीं की ज़बानी उनसे सुनेंगे। जी, एक शो करते हैं, यहाँ तक मुझे आइडिया है ना? और वो कौन सा शो करते हैं, क्या करते हैं, बताइए जी। इंटरनेशनल और नेशनल आप हीरो भी हुए हमारे, क्योंकि टूरिस्ट भी आप। जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वर्ल्ड टूरिज़म डे के हवाले से पूरी दुनिया में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी, आप अंग्रेज़ नहीं हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस ऐसे ख़ित्ते में पैदा हुआ
जो दुनिया के खूबसूरत खित्तों में से कंसीडर किया जाता है, जहाँ अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से इस खित्ते को नवाजा। माशाअल्लाह। और सियाहत के हवाले से मैं कहूँगा कि ये एक पैराडाइज है, जहाँ आपको वाटरफॉल मिलती हैं, लेक्स मिलते हैं, आबशार मिलते हैं, बेस्ट फ्रूट्स दुनिया के यहाँ हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ। और पीक्स हैं, कल्चर हैं, फूड हाँ। इधर पाकिस्तान की। तो कोई भी आपकी कोई टेस्ट आप समझते हैं कि ये मेरी चॉइस है, टेस्ट है, वो अल्लाह ताला ने इस खित्ते को दी है। और यहाँ 4 सीज़न आपको मिलते हैं। और मैं थोड़ी सी बात कहूँ कि अगर अफ्रीका का कोई बंदा माइनस टेम्परेचर में जाना चाहे, बर्फ़ देखना चाहे, तो उसको फ़्लाइट्स लेनी होगी, पासपोर्ट, वीज़े और कुछ दिन चाहिए होंगे। और इसी तरह अगर स्कैंडिनेवियन जो स्वीडन के, नॉर्वे के, फ़िनलैंड के लोग हैं, वो कहें कि हम किसी गर्म जोन में जाना चाहते हैं, तो उनको भी इसी तरह फ़्लाइट्स लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान देखें, इतनी खूबसूरत सरज़मीन है कि आप मुल्तान से, बहावलपुर से, सिब्बी से, जो हॉटेस्ट हमारे एरियाज़ हैं 48-50 टेम्परेचर वाले, तो विद इन फ्यू आवर आप -50 में भी पहुंच जाती हैं। कि सकरदू और ग्लेशियर जो हमारे नॉर्थ के हैं, उस पर आप 50 टेम्परेचर से -50 में पहुंच जाते हैं। सर, इससे पहले कि मैं बरीरा की तरफ आऊँ, आपकी भी बातें इतनी अच्छी है क्योंकि आप टूरिस्ट भी अपना पूरा टूर बता रहे हैं। ये आप मुझे ज़रा हाथ ऐसे कीजिएगा, ज़रा कैमरे में सबको दिखाइएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो सिक्कों वाली अंगूठी आपने पहनी है, ये रियल सिक्के हैं? जी, ये मैं दिखाइएगा, ज़रा सामने दिखाइएगा, फिर बात करते हैं। ये देखिएगा जी, हाँ, ये सिक्के जो हैं ये कहाँ से आपके पास आए और इसकी रिंग्स कैसे बनाई? मेरी कुछ हॉबीज़ है। मैं जो करेंसी नोट्स हैं, मैं जहाँ ट्रैवल करता हूँ, मैं वहाँ से जो अभी फ्रेश नोट्स हैं वो भी कलेक्ट करता हूँ। हाँ। और जो पुराने हैं वो भी करता हूँ। इसी तरह सिक्के मेरे वाले साहब की हॉबी थी। हाँ। तो उनके बाद मैंने किया। फिर उसको ये किस मुल्क का है? ये कोई ये वाला तो मुझे टर्की का लग रहा है। नहीं, टर्की का नहीं है, ये हिंदू अर्ली पीरियड के हैं और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट उस पीरियड के हैं। ये काफ़ी पुरानी है, पुराने सिक्के हैं जी। तो वेरी नाइस। और वो दूसरी रिंग जो है, ये मैंने टर्की से ली, ये वुल्फ की है, क्योंकि टर्की के लोग वुल्फ को काफ़ी अपना पावर मानते हैं, जी, पावर बिल्कुल मानते हैं। हाँ। और ये जो आपने धागे इतने सारे अच्छा, पहने हुए हैं, ये हमारे ऐसे हैं कि जहाँ हम बाइकर्स जाते हैं, जिस एरिया में, जिस शहर में, वो एक वर्ल्ड ओवर एक स्लोगन है बाइकर्स बिरादरहुड का। अच्छा। भाईचारे का। तो वो हम एक सोविनियर और बॉन्ड एक एक्सचेंज करते हैं। गिफ्ट्स होती हैं, पिन्स होती हैं, समटाइम ये होती हैं। तो ये कुछ मुझे इस्फहान ईरान से कुछ मिले, कुछ टर्की से मिले, ज़्यादा ईरान के हैं जो दोस्त हैं, वो एक्सचेंज करते हैं। अच्छा सर, आपकी जो स्टाइल है, जो आपकी लुक है, जो मूंछ आपने रखी है, बिल्कुल इट्स वेरी डिफरेंट। ये जो सही वाले जो हैवी पुरानी बाइक चलाते हैं ना लोग, ये बिल्कुल वो वाले बाइकर वाले। मतलब आपने वो थोड़ी सी रफ टफ जीन्स पहनी हो या फिर शॉर्ट्स पहनी हो, बेसिकली हैवी बाइक शॉर्ट्स के ऊपर बड़ी अच्छी लगती है। और आपने अपना बड़ा स्टाइल मारा और बड़ी हैवी बाइक की हेलमेट और हाथ में जो आपने चीज़ें स्टाइल। और ये आपकी, जब आप हेलमेट उतारें तो आपकी ये जो मूछे है ये इस तरीके की, वो अलग बात है कि आपने एक हेलमेट उतारा, दूसरा हेलमेट भी आपके पास अल्लाह की तरफ से। तो मगर फिर भी मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि ये जो स्टाइल है, ये सब कुछ कैरी जो आपने किया है, ये यूनिक है, ये स्पेशल है ही, टिपिकल बाइकर्स वाला स्टाइल। ये आम स्टाइल नहीं है किसी का, ये कोई फैशन नहीं है, ये बाइकर का टिपिकल स्टाइल है। टिपिकल स्टाइल है, बट पाकिस्तान में और अमीर बाइकर होगा। पाकिस्तान में यूनिक है, इस तरह का गेटअप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिकन जो बाइकर्स हैं वो ये स्टाइल में टैटू बनाए होते हैं, बट मैंने टैटू नहीं बनाए हुए। वो टैटू होते हैं और ये गेटअप इस तरह का जरा यूनिक होता है आम लोगों से। सर, आप इधर सर के बिल्कुल पीछे, गर्दन के पीछे भी आप अपना टैटू बना सकते हैं। हाँ, और मेरा ये रील ऐसा वायरल होगा, लोग मुझे कहेंगे फिजा अली जाना टैटू के मशवरे दे रही थी और आज जुमे का दिन था। मेरे पीछे ना पड़ा करो, अपने घर पे अपने पीछे पड़ो यार। अच्छा, दूसरी बात, बरीदा की तरफ भी आती, तू हंस ले क्योंकि मैंने भी एक वायरल रील देखी थी ना। अच्छा, वायरल। अब देखो, मैंने दुपट्टा भी ओढ़ा नहीं, मैं आप लोग के साथ नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा एक है जिसमें हम थोड़ा सा इस्लामिक डिस्कस करेंगे, तो फिर क्योंकि हम लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं
कि जो वजीफ़े हैं, अगर किसी की परेशानी है, दुआएं हैं, कलमात, अब मेरे सामने कोई ऐसे दीनी हजरात बैठे हो जिनके पास इल्म है, साहिब इल्म है, तो आपको लगता है ना कि मुझे फ़ौरन दुपट्टा सर पे एज अ रिस्पेक्ट उनके लिए लेना चाहिए। अब यहाँ मैं बाइक की बात कर रही हूँ, मैंने क्यों सर पे दुपट्टा लेके मैंने अपना हेयर स्टाइल ख़राब करना है? तो मैं दोनों तरीके से ज़िंदा हूँ भाई, मुझे दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। और वो हमारा अली एन के बड़ी अच्छी बात करता है, कहता है जो दीन है किसी के ऊपर लाजिम नहीं किया जाता, दीन खुद के लिए होता है। आप अपने खुद के अंदर जो है ना अपनी चीज़ों को, इल्म को, दीन को लेकर आएँ, ठीक है। आपको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, किसी को नीचे कंपेयर करके ना सोशल मीडिया पे बिफोर आफ्टर ना लगाया करें। अगर कहीं मेरा दिलबर का आपको डांस दिख गया है तो उसके साथ में भाई ये देखें मैं एक्ट्रेस भी हूँ, ठीक है, मैं फिल्म भी करती हूँ, मैं मॉडल भी हूँ, मैं होस्ट भी हूँ। और मैं नहीं भी करी हूँ तो आम औरत जाके किसी के शादी के फंक्शन पे जाती है या अपने घर के शादी के फंक्शंस हैं तो एंजॉय करिए, अपने बच्चे की शादी, अपने भाई की शादी, अपनी फूफी की शादी, सब एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं किसी की शादी पे चली गई हूँ और मुझे किसी ने फोर्स कर दिया कि बेटा करो, मैं तो इस्लामाबाद से आ रही थी, मैंने तो कपड़े भी वैसे नहीं पहने हुए थे, स्कर्ट पहनी हुई थी, नॉर्मल कपड़े में थी, मेरी बेटी नाइट सूट पहनी हुई थी, ज़बरदस्ती फोर्स किया, मैंने कर लिया। अब वो थोड़ा सा किया, और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ करके गई थी, वहाँ पे आरिफ लोहार भी चिमटे के साथ अच्छा परफॉर्म करके गए थे। और पता है आरिफ लोहार साहब बैठ के गाना नहीं गाते, आरिफ लोहार साहब ऐसे ऐसे पूरा परफॉर्म करके गाते हैं, तो उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, सारी धरती मेरे लिए हिला दी बिफोर आफ्टर लगा के हुर पड़े। अच्छा तुमने मेरी कौन सी रील देखी थी? यही वाली थी। ये वाली देखा? जीने दो भाई, क्या हो गया? और ये भी तो बाइक चला रही है, इसका भी बिफोर आफ्टर लगाते फिरेंगे क्या? हद होती है। हाँ, मैंने जिन लोग मुझे जो कमेंट कर रहे होते हैं ना, मैंने उनकी प्रोफाइलों पे जाके देखा है, उनकी प्रोफाइलों कराने वाला मुंह भी नहीं आपका किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास मेरे बारे में बोलते हैं, शर्म नहीं आती? और भाई खुद भी वाहियात हैं जो आगे से जो रीपोस्टे और पोस्टर लगा रहे होते हैं। भाई अगर आप इतनी अच्छे और मेरी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो अपनी पोस्ट पे शेयर क्यों कर रहे हैं, आरटी क्यों डाल रहे होते हैं? आप मेरी पोस्टर लगा के अपने आप को शरीफ करें ना, दफ़ा दूर। अच्छा खैर, ये तो गुस्सा था। अच्छा अब मुझे ये बताओ, तुम इतनी जो बाइक वाइक चला रही होती हो, ठीक है, इतनी दूर दूर जा रही हो, रीसेंट क्या करके आई हो वो तीर बताओ। रिसेंट कहते हैं ना, लाहौर से खुंजराब, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाना, वो एक थोड़ा सा ना था कि अच्छा ये करना है। जब मैंने बाइकिंग शुरू की थी, ये मेरे बहुत सीनियर है मुकर्रम साहब, और इनको हम देखते रहते हैं, और ज़ेनत इरफान हैं और बहुत सारी ऐसी फीमेल भी हैं बाइकर जिनको मैं देख रही थी, और मुझे था कि मैं जाऊँगी, लेकिन मुझे ये था कि मैं सोलो जाऊँगी, मैंने सोलो करना है। और मुकर्रम साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि आप डिफ़िकल्ट ना चूज़ करें, आप मोस्ट डिफ़िकल्ट चूज़ करें। गुड टीचर, गुड। तो अभी मेरे दिमाग में वही आया कि आई चोज 70 सीसी, हाँ। और ऊपर से लाहौर से खुंजराब जाना है, और बाबू से टॉप का इतना बड़ा अलमिया है कि उस पर 70 नहीं जा सकती, उसकी पावर कम है, और नो डाउट कहीं ना कहीं भी फील भी हुआ था मुझे। अच्छा? लेकिन मतलब कि उसकी पावर वाकई कम है, फर्स्ट ईयर पे वो चढ़ती है और कहीं कहीं पे वो एक्चुअल में इतनी स्लो जा रही होती है कि ऐसे लगता है शायद अभी पीछे को हो जाएगी। नहीं बरीरा, उसमें फिर पहुंच गई तो कैसे? स्मॉल बाइक्स जब आप हाई अल्टीट्यूड पे ले जाते हैं तो उसका जो ऑक्सीजन का इनटेक है ना वो कम हो जाता है। अच्छा। तो वो बाइक झटके खाती है। हाँ। तो वो उसमें वो पावर नहीं तो सर आपने इसको वैसे बड़ा अच्छा टास्क दे दिया, हिम्मत तो उसकी माशाल्लाह। अच्छा मगर मुझे एक चीज़ ज़रूर बताओ, आप भी बताइएगा, वहाँ पर तो कनेक्शंस की भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग भी जाते हैं जब नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ पर ये सिग्नल्स नहीं आ रहे होते फ़ोन्स के इतने। अभी 70 लेके गई लड़की और फिर इसने कहा कि मैंने सोलो जाना है। अब सोलो में बाकी टीम भी नहीं है और कोई गैंग भी नहीं है, अगर बाइक ख़राब हो जाती है, ऐसे कोई मसले हो जाते हैं, या फिर अल्लाह ना करे लड़की ज़ात भी है, तो क्योंकि बहुत सी लड़कियां ये काम करना चाहती हों, तो मैं चाहती हूँ उनको ये रास्ता पता चले और उनको भी मोटिवेशन हो। तो कोई अगर टेंशन हो जाती है तो फ़ोन सिग्नल कुछ काम नहीं कर रहा, तो व्हाट विल यू डू? अपनी सिक्योरिटी खुद करके जानी पड़ती है उन इलाकों में, क्योंकि आपको पता है कि सिग्नल्स नहीं आने। डू यू कैरी एनी वेपन और एनीथिंग लाइक? मैं थोड़ा इसमें करूँ, आपको इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की कहीं रोड पे उसकी बाइक ख़राब हो जाए, पूरा 25 करोड़ लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो फिक्र तो हमारी करनी चाहिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम, आपको तो पानी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मर्द हजरात को तो यहाँ पे ये भी नहीं कहते कि भाई तुम बाइक ठीक करो गर्मी में तो पानी पी लो। अच्छा तो होता है मसला, तो नॉर्दर्न एरिया से कोई आ जाता है, कोई हेल्प? नॉर्दर्न एरियाज में ये भी होता है कि वहाँ पे रोड इतने ज़्यादा नहीं होते, लोग नहीं भी होते, कभी कभी ऐसी जगह पर पॉपुलेशन कम है, तो ऐसी जगह पे कहीं बंद हो जाती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने सोलो ट्रैवलिंग करनी थी, शुरू
से मेरा एक मोटो था कि सोलो ट्रैवलर, मैंने सोलो करना है, तो मैंने बाइक का काम सीखा था। तो मतलब पंक्चर लगाना, प्लग्स ठीक करना और ये सारी चीज़ें मैंने सीख के गई थी अपनी। और इवन दो मेरा प्लग का इशू आया था, मेरा पंक्चर हो गया था, वो मैंने लगाया था उधर बैठ के। पंचर लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि वो मैंने सीखा था ना। हमारी बाइक के नीचे पंचर लगा लूंगी। नहीं सच्ची पूछ रही। मैं सिर्फ अपनी बाइक धन्नो का लगाती हूँ। धन्नो तुम्हारी बाइक का नाम है यार? क्या मैं ये सोची थी कि मैं अगर बाइक रखूंगी तो उसका नाम रखूंगी बसंती। तुमने धन्नो रख लिया। धन्नो यार नाइस यार। ये प्रोटोकॉल सिर्फ धन्नो का है यार। और अभी आई एम रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट सोलो फीमेल बाइकर ऑन CD70। हाँ यार, क्लैप होनी चाहिए सर प्लीज। बिल्कुल। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी, एक ब्रेक लेनी है मुझे बहुत अर्जेंट। सर आपकी मूंछ की क्या ही बात है, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप वो कैमरा आपका सामने, उसमें देख के आप मूंछ को ऐसे मोड़े और बोले मुझ नहीं ते कुछ नहीं। हो जाए सर जरा प्लीज। मुझे ये स्टाइल तो नहीं, इसको कैसे सर आप जैसे मैंने किया है बस ये दोनों हाथों से ऐसे करें फिर और बोले दोनों- मुझ नहीं ते कुछ नहीं। फिर उधर दोनों देख के करते हैं ना। चले आ जाए। आई 1 2 हाँ 3। जी, 1 2 मुझ नहीं ते कुछ नहीं। अरे वाह। वाह, देखें ब्रेक पे ना हम बड़े मज़े की बात कर रहे थे। मुकर्रम साहब ने बड़ी अच्छी बात की। वो कह रहे थे कि मैंने जैसे ऐसे जितनी भी जो बच्चियाँ हैं छोटी, क्योंकि इसका फ्यूचर मैं आपको आज ये बता रही हूँ साहब, ये आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे एक दिन ये खड़ी है और पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रही है, क्योंकि इसके अंदर वो टैलेंट भी है, वो स्किल्स भी है। ये लाइन मेरी ये रील सेव रखिएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो आप खुद बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के कदम पहले ही बता देते हैं कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना मार्जिन है, कितना काम कर सकते हैं। वाई? बिकॉज हम ये कह रहे थे कि एक लगी हुई लाइन है, उसमें सब वैसे जो वो बाकी लाइन वाले कर रहे हैं, आप खड़े होकर वैसे ही करना शुरू कर दें तो कोई आपके एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है। आप हट के कुछ ओवर द शोल्डर करते हैं तो फिर आपके जो स्किल्स हैं वो लोगों के सामने आते हैं और तब आप यूनिक कहलाते हैं और तब आप कहते हैं यार शी इज़ डिफरेंट, शी ब्रिंग्स आउट समथिंग वेरी। फिर होता है कि वो 1 करोड़ लोगों में भी कोई खड़ा होता है तो पहचान होती है कि वो देखे वो है जी। बाकी सारे लाइन में वैसे ही लगे होते हैं बाल्टी लेके कि हमारे घर पानी नहीं आ रहा, नलका खोल दो। तो और क्या गोल्स हैं, तुम ये बताओ अपने आगे फ्यूचर के मजीद क्या गोल्स हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करूँगी, आगे जाओगी? सबसे पहले तो जब मैंने बाइकिंग शुरू की थी तो मेरा हमेशा ज़िंदगी मेरे पापा की तरफ से ये आया है कि अपने लिए तो तुमने सब कुछ किया, तुम लोगों के लिए क्या करोगी। सो आई ऑलवेज वांट टू डू समथिंग फॉर कॉज। सो आई वांट टू डू समथिंग फॉर नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई पीपल एज वेल। अब जैसे मेरा जब वो टैग आया, बहुत सारे पेजेस ने शेयर किया कि शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी सोलो फीमेल ऑन CD70 और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन ले रही है और फॉर द नेशनल रिकॉर्ड विनर। तो तब लोगों ने इतना मतलब लिटरली जिस तरह लड़कियों का रिस्पांस था ना, लड़कियां मतलब वो मुझसे इंस्टाग्राम पे ही हग कर रही थी। दे वर लाइक कि यार हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। और लड़कियों की तरफ से कुछ हेट भी आया कि यार ये क्या टोपी ड्रामे तुमने लगाए हुए हैं। बहुत सारी ऐसे मुझे चीज़ें मिली कि कोई भी सोलो नहीं होता, तुम टोपी ड्रामे करती हो, ये करती हो, वो करती हो। एंड जिन लोगों ने विटनेस किया था उसने उनको जवाब भी दिया कि हमने विटनेस किया है कि ये नारान, ये बटाकुंडी, ये गिलगित में अकेली ट्रैवल कर रही थी। अरे वाह क्या बात है। और उसके बाद फॉर द कॉज मतलब अब मेरा यही है कि अब मैं कुछ भी करूँगी तो उसमें एक कुछ बिगर कॉज होगा। अरे वाह, वेरी नाइस। सर आप बताइएगा, आपने तो इंटरनेशनल मार्केट भी देखी है, यहाँ पे भी देखी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ट्रैवल किया है। आप क्या डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान में और बाहर, इसके स्कोप को क्या देखते हैं? जो बाइकर्स हैं और जो पूरे टूरिस्ट हमारे जो लोग सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं और फिर ये इंटरनेशनल टूर भी होता है आप लोग का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कमी है, हम अभी भी लैक करते हैं उस चीज़ को लेके, जिस पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को, और वो चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए फॉर द बाइकर्स एंड ऑल? प्लीज़ एक्सप्लेन। जी, मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो हमने थोड़ा इम्प्रूव करना था उस पर। लास्ट कोई 5 ईयर से पाकिस्तान में टूरिज़म काफ़ी ग्रो हुआ है। और इसी तरह मैं अगर अपनी फील्ड का कहूँ कि जो मोटर बाइक टूरिज़म है, एडवेंचर हो गया या एक्सप्लोरिंग हो गई, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अभी जो फिगर लेटेस्ट हैं उसमें कोई 80 से 85% जो टूरिज़म का शेयर है वो बाइकर कर रहे हैं। बाकी जो 20% है उसमें फ़ोटोग्राफर्स हैं, साइकिलिस्ट हैं,
ट्रैकर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, हिच हाइकर्स हैं, वो सारी कम्युनिटी, उसमें बाइकर्स का इतना बड़ा रोल है। तो मेरा ख्याल में जो मैं अब हम इंटरनेशनल में कोई 16 कंट्रीज़, मोर देन 16 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो लास्ट ईयर हम टर्की भी गए, उम्रे पे एक बड़ा ग्रुप में लेकर गया लास्ट ईयर, मोटर बाइक पे जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कौन सी वाली बाइक थी? मेरे पास 500 सीसी एक अच्छा, इटालियन 500 ब्रांड जी। सबके पास धन्नो थोड़ी होती है। धन्ना सबके पास नहीं है यार। अरे वाह। तो वो अभी हम एक ग्रुप टर्की लेकर जा रहे हैं और मार्च में हमारा सेंट्रल एशिया का प्लान है, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, एक फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में हम ग्रुप लेकर जाएंगे। तो मैंने काफ़ी देखा, अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हमने फिगर्स पे बड़ा खेल लिया। अब हमारे पास नौजवान जिन्होंने टूरिज़्म की फील्ड को सिलेक्ट करना था वो कर लिया, ठीक। वो अपने तौर पे कर रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए और उसमें हमें जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ वहाँ टूरिज़्म जो हो रहा है, जो बाइकर्स कर रहे हैं, हमें फॉलो करना चाहिए, हमें सेफ्टी को देखना चाहिए। हमारे बच्चे हेलमेट्स लिया होता है लेकिन हैंग किया होता है बाइक पे, उसको यूज़ करें ताकि आपका, एक इटालियन बाइकर से किसी ने पूछा कि तुम इतना कीमती हेलमेट पहनते हो, पता नहीं वो 5, 6, 8 लाख का होगा, तो उसने कहा मैं हेलमेट पहनता हूँ अपनी सर की कीमत के हिसाब से। अरे वाह। वाह। ओए होए। तो इधर हम मेरे ख्याल में मार्केट में जो रोड साइड पे बिक रहे हैं 1000, 2000 का हेलमेट पहनते हैं, सस्ता। तो क्या हमारे सर की कीमत 2000 रुपये है? हाय हाय वाकई। तो इन चीज़ों को हम नहीं देखते, अपने गैजेट्स नहीं यूज़ करते प्रॉपर, अपनी जो जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, सेफ्टी जो को हमारी देखते। सेफ्टी पर्पस के तो लिए है, वो ये चीज़ें अभी इस्तेमाल नहीं हमें, करते। मैं समझता हूँ कि हमें अभी कितने पेशेंट सर खुले ही अस्पतालों में पड़े होते हैं जस्ट बिल्कुल बिकॉज ऑफ दिस कि आपने 1000-2000 का जो है वो अपना एक हेलमेट नहीं दिया होता। मतलब इतना पैसा कमाते हैं मगर 1000-2000 अपने हेलमेट पे ही लगा सकते हैं। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मुझे बताइएगा कि टूरिस्ट जितने भी लोग हैं जो बाइकर हैं उनको पैसे वैसे भी मिलते हैं, पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते, या फिर क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, या फिर ऐसे ही अपने पैसे लगा के खज्जल होते रहते हैं लोग अपना शौक नहीं, पूरा करते हैं? पहले तुम बताओ फिर सर आप एंड में एक्सप्लेन कीजिएगा, जल्दी बताना। मैंने तो अभी तक अपने पैसों पे, अपनी सेविंग्स पर ही किया है, और लेकिन स्पॉन्सर्स आपको मिल जाते हैं। स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। आप जी, बताइए। मैं कहूँगा कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमें तो पैसा क्या, हमें तो गालियाँ मिलती थी कि ये आवारा लोग हैं, बाइक उठा के निकल पड़ते हैं, इससे कुछ नहीं है। अरे हमारा वो होते हैं जो बाइक निकाल के ना तो लड़कियों को छेड़ते हैं कॉलेज स्कूल के बाहर, वो नहीं जो पूरे दुनिया का टूर करने के लिए जाते हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। लेकिन अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको कंपनी स्पॉन्सर करती हैं, कल्चर डेवलप हो रहा है। हाँ। यूरोप में तो बहुत पहले का है, पाकिस्तान में अब डेवलप हो रहा है। हाँ। अच्छा, उसमें आप अपने तो अगर vlogs- कोई नया बच्चा बच्ची आना चाहते हैं तो फिर उसको कैसे मिलेगा ये? जी, उसमें आप काम करें, अपने पाकिस्तान की खूबसूरती, ब्यूटीज़ दिखाएं, उसमें आप फोटोग्राफी भी कर सकती हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स इंटरनेशनल मार्केट में बिकते भी हैं, आप वीडियोस बना सकती हैं, तो मुख्तलिफ सर उसके चैनल्स हैं। हैशटैग्स चीजें कुछ होती हैं कोई जी, एजेंसी? उस पर किया जा सकता है, आप अपने व्लॉग्स बना सकते हैं, आप अपनी वीडियोस जो है यूट्यूब पे करके अर्न कर सकते हैं, तो सो मैनी। अरे वाह, अरे वाह। तो इस सर, पे बहुत इज्जत बहुत भी है। शुक्रिया, और टाइम बहुत कुछ खत्म भी। हो गया हमारे पास, मगर बहुत सारी बातें करने को अभी भी मौजूद हैं। बहुत मज़ा आया। मैं देखें ख़ास तौर पे इन लोगों को और इस बच्ची को इसी भी प्रोग्राम में बुलाती हूँ बार बार कि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जो कुछ करना चाहती हैं और घर बैठी हैं और कर नहीं पाती। दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक है आपका इरादा, दूसरा आपका आपके पेरेंट्स की सपोर्ट, क्योंकि ये बच्चियाँ अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर आगे नहीं आ सकती हैं। अगर बाप भाई अपनी घर की बच्ची को इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, सपोर्ट करे और उस पर थोड़ा सा एक नज़र रखे, और उसके बाद फिर ऐसे बच्चियाँ शरीफ ख़ानदान की अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। एक स्किल्स है, एक टैलेंट है, और दुनिया का नाम, दुनिया के सामने खड़ी अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करिए, और इसके इरादे बुलंद है, बहुत आगे जाएगी। इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करनी है अपने, ताकि बच्चे आगे बरीरा बन सके। दैट्स इट। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे, मगर आपने मेरे साथ मिलके, तुमने मेरे साथ मिलके बोलना है। चलिए जी, कैमरा देखें, आ जाए। मुझ नहीं, कुछ नहीं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ज़बरदस्त गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अभी आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम, और आप आ गए तो मैंने कहा फिर आ गए तो फिर आ जाएं और आप सुने इनकी बातें जिनके साथ मैं बात कर रही थी अभी ब्रेक में।
और मैंने कल भी एक ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाई थी जो कि जनरल हॉस्पिटल में होते थे क्या होते हैं, और न्यूरो सर्जन हैं वो बहुत बड़े, और आपको पता है कि वो ब्रेन हैमरेज का काम कर रहे थे और बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर। मैं बहुत टाइम के बाद अगर किसी से मिल के मुतासर होती हूँ या किसी की पर्सनालिटी से, किसी के काम से, तो मैं कल के हमारे मेहमान से हुई थी, और आज भी उसी तरह एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जिनकी इज़्ज़त करना, जिनका एहतराम करना। एक तो उनका शोबा ऐसा है कि वो लाखों करोड़ों जानों को बचाते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम, अपनी एफ़र्ट, अपनी तालीम, हर चीज़, अपनी एनर्जी इसके ऊपर वक्फ की हुई है। देखें, डॉक्टर्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हमारा शो चल रहा होता है सुबह शाम, मगर कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो लोगों के लिए दिली धड़कन बन जाते हैं, इंसानियत की खिदमत इस तरीके से कर रहे होते हैं जिसका हमें हुक्म दिया गया है, जिसके बारे में हमें कहा गया है, जिसके बारे में हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, हमें इसकी तरबियत दी है। तो कुछ लोग जब अपने शोबों को इस तरह से लेके चलते हैं और डॉक्टरी की फील्ड में सिर्फ इस वजह से आते हैं कि उनको अपना घर बार, आलीशान पैसा लंदन अमेरिका में नहीं बनाना, बल्कि उनको इसीलिए डॉक्टर बनना है कि वो इंसानी जान को बचा सकें, एक इंसानियत को ज़िंदा रख सकें। तो ये वो लोग हैं। आज हम बहुत ऑनर्ड हैं कि हमारे प्रोग्राम में इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। डॉक्टर हामिद हसन, चीफ एग्जीक्यूटिव MS गुलाब देवी हॉस्पिटल से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया। एंड वी आर ऑनर्ड। थैंक यू। ठीक है सर, आज हम बात करेंगे यहाँ पर टीबी के ऊपर। तो टीबी जो है ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को आती है, हर घर में किसी न किसी को इसके इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मुझे बताइएगा ट्यूबरक्लोसिस क्या है और ये इंसानी जिस्म को किस तरीके से मुतासर करती है? टीबी बहुत पुरानी बीमारी है, ये एक जरसूमे से फैलती है, मुतअद्दिद बीमारी है, एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है। तो जो आदमी जिसको टीबी हो, जिस शख्स को, अगर वो खांसता है, बोलता है इवन ज़ोर से, स्नीज़ करता है, तो हवा में उसके पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं, उन पार्टिकल्स में जरासीम होते हैं। जब कोई भी दूसरा शख्स जो इर्द गिर्द मौजूद हो उसको सांस ले तो वो उसके फेफड़े में जाके वो जरासीम बैठ जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। ये जो इन्फेक्शन है ये सब में एक्टिव डिजीज़ नहीं होती, लेकिन उसमें से 1% ऐसी है कि जिसमें डिजीज़ एक्टिव हो जाती है। जब डिजीज़ एक्टिव हो जाती है तो वो शख्स भी दूसरों को बीमारी फैलाना शुरू कर देता है। इस मरीज़ को आमतौर पे फेफड़े के ज़्यादा वो तकलीफ़ें होती हैं, अलामात होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टीबी सिर्फ फेफड़े में हो। फेफड़े जिस्म के किसी भी हिस्से को अपना निशाना बना सकती है। टीबी के कितने टाइप्स होते हैं? टीबी उसी टीबी को आप टाइप्स में कर लें कि टीबी पेट में भी हो सकती है, टीबी दिमाग में भी हो सकती है, टीबी जिगर में भी हो सकती है, स्किन में हो सकती है। ये तो कॉमन साइट्स हैं, गुर्दे में ये कॉमन साइट्स। सबसे ज़्यादा लंग्स में इसलिए है कि सांस के ज़रिए फैलती है, और जो सांस है वो तो हर किसी ने लेना होता है। तो जब अगर एक आदमी अगर बीमार मौजूद होगा तो दूसरे को वो बीमारी लगा देगा। इसमें फिर मरीज़ को खांसी होती है, खांसी मुसलसल जो ठीक नहीं होती, उसमें कभी खून भी आ जाता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और बुखार छोटा छोटा होता रहता है, रात को समटाइम्स पसीना आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, वज़न लूज़ कर रहा है, तो उसको अपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि उसको टीबी हो, लेकिन टीबी हो सकती है। अगर उसने इलाज ना कराया तो उसका नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, आप क्योंकि अलामात पे आए गए हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी डिटेल में बता दीजिए कि कुछ लोगों को तो ये भी लगता है ना कि एक वायरल जो है ना बीमारी है, तो क्या ये वाकई वायरल बीमारी है? क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती, गला ख़राब होता है तो वायरल ही लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसकी सही अलामात बता दीजिए। इसका तो जो जरासीम है वो वायरस नहीं है, टीबी का अपना एक जरासीम है। अच्छा। वो जरासीम अगर जिस्म में दाखिल होगा तो टीबी होने के इम्कानात होते हैं। तो जो खांसी का, जहाँ तक हम अलामात की बात करते हैं, तो इसकी अलामात में मरीज़ सबको हमें ये जहन नशीन कर लेना चाहिए कि अगर उनकी तकलीफ़, फेफड़े से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं जिनका मैंने नाम लिया है, खांसी, चेस्ट में दर्द, कभी कभी खून का आ जाना, छोटा बुखार होना, और साथ ये कि वज़न का लूज़ करना, अगर ये चीज़ें किसी को भी हो रही हैं, लाजमी नहीं है ये टीबी हो, लेकिन टीबी हो सकती है अगर इलाज के बावजूद या लंबा अरसा इसका वैसा चला जाए, 3 हफ्ते तक ये सिम्टम्स चले जाएं। वायरसेस में ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। गला ख़राब होता है तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद ठीक हो जाता है, और उसकी भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर का देखना बहुत ज़रूरी है। खून आ जाने पे लोगों को खून आ जाने वाले को तो ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए। तो किसी को भी वाला प्रॉब्लम ना समझे लोग इसको, खुद से मत समझें, डॉक्टर को डिसाइड करना। किसी भी शख्स को जिसे खून आ रहा है, किसी शक्ल से भी खून आ रहा है, उसका डायग्नोसिस हमारे पास होना चाहिए, अंदाजे से इलाज नहीं होना चाहिए।
सर ये जो फेफड़े है, ठीक है, अगर उधर नहीं है किसी और जगह पे है फिर उससे TB रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। अगर पेट में मसला है तो पेट में दर्द होगा, ठीक है, मोशंस आएंगे, कब्ज हो जाएगी, बुखार होगा, वजन लूज होगा, अच्छा। ये चीज़ें फिर भी वैसी होंगी। ओके, उस सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो जनरल सिम्टम्स हैं, हाँ। जिसमें बुखार है, वजन का कम होना है, वो ये addition है। वो मौजूद होगा, अच्छा। साथ वो मौजूद होगा। इसलिए इसको लाइटली मत लें। हमारे यहाँ लोग इसको थकावट का हिस्सा बना देते हैं, जी। डॉक्टर बदलते रहते हैं, खुद या से समझते फके हैं डायरिया हो गया है जी या हाँ, हो खुद गया से फके मारते रहते हैं। उनको चाहिए कि ज़रूर, और अगर उनके विसिनिटी में कोई मरीज़ मौजूद है उनके इर्द गिर्द और फिर उसको ये लामत हो रही हैं, उसको कोई मसला ऐसा है कि जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो गई, चाहे वो शुगर है, डायबिटीज़ है, कोई और बीमारी साथ चल रही है, वो भी टीबी के जरासीम को बड़ी तेज़ी से पकड़ सकता है और इन्फेक्शन तेज़ी से ले सकता है। सर किसी के अंदर अगर टीबी नहीं है और उसके अंदर टीबी का वायरस चला गया तो क्या वो फ़ौरन ये टीबी पकड़ सकता है? वो फ़ौरन उसमें टीबी एक्टिव नहीं होगी। टीबी तो एक्टिव तब होगी अब किसी वजह से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत नीचे चली जाएगी। टीबी को एक्सपोज, एक घर है उसमें एक मरीज़ टीबी वाला है, अब सबको तकरीबन जरासीम जाएंगे लेकिन सब बीमार नहीं होंगे। मतलब वो बंदा आगे किसी और को फैला सकता है क्या टीबी? फैलाता है। ये चीज़ हमें नोट कर लेनी चाहिए कि एक शख्स जो टीबी का इलाज ना कर रहा हो तो वो 10 से 15 लोगों को मज़ीद टीबी का मर्ज़ बना देता है। ऐसे ही सर्कल चलता रहता है, ये सर्कल रुकता नहीं है। मतलब उस इसलिए घर हम में? ये कहते हैं कि जब तक एक आदमी भी बीमार है हम सब ख़तरे में। हाँ, अच्छा, इट्स अ डेंजर थिंग। सर हमें कब जाके फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आपने कहा कि ना 3 वीक्स तक अगर इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, तो क्या अगर हम 3 वीक तक इस तरह की सिचुएशंस को बेयर कर रहे हैं, कुछ पैनाडोल्स खा के, कुछ अपनी और मेडिकेशंस या फिर हम पेन किलर्स खा के, तो अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, 3 हफ्ते के बाद जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, तो क्या डेंजर कॉज तो नहीं होगा कि लेट तो नहीं हो जाएगा, या फिर इसकी फ़ौरन जाके तशख़ीस करना ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? तशख़ीस तो 2 से 3 दिन खुद इलाज के बाद खुद इलाज नहीं करना चाहिए। 3 हफ्ते तक का इंतज़ार ना नहीं करें? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। 2 से, जो आपने पेनाडोल और उसकी बात की है जी। वो तो 2 से 3 दिन है। ठीक है। उसके बाद फिर अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके जो मोहल्ले के डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, उनसे अपना इलाज करवाना चाहिए, चाहे वो अच्छा। गला ही ख़राब हो। ठीक। 2 से 3 दिन के बाद खुद अपना इलाज मत करें। ठीक इसलिए है। आमतौर पर कहा जाता है 2 से 3 दिन से ज़्यादा ये दवाई मत खाएँ, ठीक है। अपने डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर के पास जाएँ, वो ये फैसला करेंगे कि ये गले का मसला है, कोई और है। लेकिन अगर 3 दिन तक हो जाए, 3 हफ्ते तक हो जाए, फिर वो चेस्ट फिजिशियन का काम शुरू हो जाता है, चेस्ट के डॉक्टर्स का काम शुरू हो जाता है। डॉक्टर हमें सब बताइएगा कि क्या इसका इलाज मुमकिन है? टीबी जड़ से ख़त्म हो जाता है जब इसकी हम ट्रीटमेंट लेते हैं? लकीली हम उस दौर में रह रहे हैं कि टीबी का मुकम्मल इलाज मौजूद है। जी। अगर टीबी का मुकम्मल इलाज कोई मरीज़ सही वक्त पे उसको अपना इलाज करता है, उसका न सिर्फ ये कि बीमारी ख़त्म हो जाती है, वो इसी तरह सेहतमंद हो जाता है जैसे उसके साथ का कोई शख्स जिसे टीबी कभी हुई ही नहीं थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है इलाज में? हमारा मसला ये है कि एक तो लोग इंतज़ार करते हैं, सिम्टम्स को लेके फिरते हैं। जितनी देर में वो सिम्टम्स को लेके फिर रहे होते हैं, उसका एक नुकसान तो ये होता है कि वो अपने साथ के लोगों को बीमारी लगा, अपने अजीज़ों को लगाते हैं, जो उसके साथ उठते बैठते हैं सबसे पहले वही बीमार होते हैं, उनको बीमार करते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि अंदर डैमेज शुरू हो जाता है। तो हमारे पास लोग कई दफ़ा ऐसे आते हैं, जंग बच्चों को हमने ऐसे देखा है कि वो बेचारे आते हैं और शहरों से आते हैं जिनके अंदर कैविटीज़ बन चुकी होती हैं। कैविटीज़ का मतलब ये होता है कि इतने इतने बड़े अंदर सुराख बन गए हैं, फेफड़ा गल गया है, उन्होंने उसको कफ आउट कर दिया है, गलने के बाद वो डेड टिश्यू को बाहर निकाला है। अब वो फेफड़ा फिर दोबारा वापस नहीं आता। अच्छा। एक तो लॉस ऑफ फंक्शन होता है, अच्छा। फंक्शन कम हो गया, जी। अल्लाह ने 2 फेफड़े मुकम्मल सेहत के साथ दिए, बिल्कुल ऐसे ही। हमने उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। हाँ। दूसरा ये होता है कि फिर वो जगह बाद में ट्रबल शूटिंग करती रहती है, वो ख़राबी का बुनियाद बनती रहती। सैलाब यहाँ से गुजर के गया, फ़र्श तोड़ गया, अब जहाँ टूट गया वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, जब खड़ा होता है तो गंदा हो जाता है, उसमें काई लग जाती है। इस तरह के फिर वो काम मुसलसल खांसता है, डॉक्टर के पास आता है। वो टीबी नहीं होती, टीबी ठीक हो चुकी होती है, मगर अपने फंक्शंस पीछे सारे ख़राब कर जाता है। हाँ, लेकिन दूसरे मसले वो ट्रबल एक दफ़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मुकम्मल सेहत की हालत हमेशा नहीं रहती, लेकिन ये बीमारी मुकम्मल ठीक होने वाली है। जब भी बीमारी का पता चले फ़ौरन इसका इलाज करवाना चाहिए। पाकिस्तान में इसका इलाज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है ना सर, ही- एक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम टीबी के ऊपर ही बात करेंगे। कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमें कॉल्स आ रही थी मगर हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि आपकी बात बहुत डिटेल में लोगों को मुझे था कि समझ आ जानी चाहिए। अब आप कॉल कर सकते हैं, हम अगर आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम में है, किसी को घर में या किसी को जानने में कोई टीबी है और वो इशू चल रहा है, आस्क बेस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हामिद हसन जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं MS गुलाब देवी हॉस्पिटल से। तो सीनियर हमारे साथ बैठे हैं, यू कैन आस्क। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर हामिद हसन, चीफ एग्जीक्यूटिव एमएस गुलाब देवी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, हेड हैं गुलाब देवी के, और आज हमें बता रहे हैं कि हमने टीबी से किस तरह से बचना है। सर, हम थोड़ी सी एहतियाती तदबीर की तरफ भी आ जाते हैं, मुझे बताइएगा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, बचने के तरीके क्या क्या हैं? इसमें कहा यह जाता है कि जब तक एक मरीज़ भी टीबी का मौजूद है हम सब ख़तरे में हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जिसका हमें पता चल जाए कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसका फ़ौरन इलाज करवा दिया जाए। उसके बाद जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं टीबी की, किसी को भी ये मसले रहते हों उसको फ़ौरन उसका चेकअप करवा दिया जाए। जिस घर में मौजूद है, जिस इदारे में मौजूद है, जिस स्कूल में, मदरसे में, ये उसके हेड की या उनके सीनियर्स की ज़िम्मेदारी है एज सोसाइटी मेंबर कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उनका डायग्नोसिस करवाएं, क्योंकि वो ख़ुद भी बीमार है और वो इर्द गिर्द वाले उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। हमने ऐसे एरियाज़ देखे हैं जैसे मदरसे में एक बच्चे से काम शुरू हुआ और इलाज हमें 10 का करना पड़ गया। जब हमने कॉन्टेक्ट्स को देखा तो पता चला और लोग भी बीमार हैं। तो पहली बात तो ये है कि बीमार जो मौजूद है उसका इलाज फौरी तौर पर करवा दिया जाए। दूसरी ज़िम्मेदारी मरीज़ की ये है कि वो ओपनली मत खांसे। जब वो खांसता है तो अपने मुँह को ढाँपे, मास्क लगाए और उसको जो बलगम है उसको सही तरह से डिस्पोज ऑफ करे। जगह जगह मत थूके, एक बंद डब्बे में थूकने के बाद उसको फिर डिस्पोज ऑफ करे और उससे पहले वो अपना इलाज पूरा करे। अगर वो दवाई खा रहा होगा उसके जरासीम इस तरह ओपन बाहर नहीं आएंगे और वो दूसरों को बीमार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दवाई नहीं खा रहा होगा वो बहुत से मरीज़ दूसरे लोगों को बीमार करेगा। और तीसरा ये आ गया कि जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, यानी एक उसके अजीज़, उसके साथ रहने वाले, उनको ये चाहिए कि मास्क लगा के रखें उसके, जो ताकि वो इन्फेक्शन जो उसके सांस के साथ और वो बाहर आ रही है उससे वो अपने आप को मतलब ख्याल कर सकते हैं उनका, मगर अपनी प्रिकॉशंस मास्क वगैरह लगा के उनके सामने आए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, प्रेग्नेंट औरतें भी हैं, उनको भी क्या ये टीबी हो सकती है? बीमारी किसी को भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी सी वीकनेस होती है तो उसमें हो सकती है, बिल्कुल। और होती है। इस हालत में कितना खतरा होता है फिर? ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी है, ये हर एक का इंडिविजुअल है। लेकिन उसको डॉक्टर के मशवरे से हम कई सारी प्रेगनेंसीज को टोटल की तरफ लेके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बेबी बर्थ ठीक हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन और उसमें ये चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी अल्लाह ना करे, बच्चे को उसकी जेनिटल्स तो नहीं होता, यानी इस वजह से कि उसकी माँ बीमार है। ये बहुत रेयर है कि उसको इस वजह से हो जाए। लेकिन अगर माँ बेहतियात है, बच्चे के पैदा होने के बाद एहतियात नहीं करती है, उसके सामने कफ करती है, उसी तरह मुझे उसको उसके करीब होती है, फिर बच्चे को बीमारी होने के पूरे इम्कान। तो क्या फीड करवा सकती है? उसको फीड करवाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बच्चे को फीड उसे थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर के साथ लाजमी करवाना चाहिए। उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चे को माँ का दूध मिलना ये उसका हक है, ये हक उसको मिलना चाहिए। उसकी अगली उम्र की जितनी रेजिस्टेंस है, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसकी बढ़ोतरी है, वो सारी माँ के दूध पर डिपेंड करती है। डॉक्टर साहब, एक कॉल है रियाज खान साहब की, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ग्रेट। रियाज भाई क्या पूछेंगे आज? हामिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाब देवी से हेड हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, खुश रखे। बात यह है कि मेरे वालिद साहब को जो है थी, हम लोग एडमिट कराया। तो जब एडमिट कराया तो हाई ब्लड प्रेशर कुछ हो गया था उन्हें, हमें समझ नहीं आया, हम ले गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने उन्हें जो है वो टीबी की गोलियां देना शुरू कर दी, टीबी की। ठीक है। अब टीबी की गोलियां जो उससे ये है कि उन्होंने फिर जुलाब की भी, मोशन की भी गोलियां साथ देते थे, है ना। अब वो इतनी वीक हो गए, पहले तो वो बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके बाद वो एकदम जो है ना कमजोर हो गए और उसी कमजोरी में उनकी डेथ हो गई। तो आज तक हमें दिल में वो है कि ये टीबी की जो गोलियां होती हैं, ये खाने से क्या एकदम बंदे को वीकनेस करती है, क्या करती है, ये इसका इलाज कैसे सक्सेस होता है कि आइंदा किसी और के वालिद जो है वो डेथ ना हो, वो खुद अलामात उनको समझ आ जाए कि ये होती क्या है। ये अभी मैं डॉक्टर साहब से बोलती हूँ, आपके जवाब देते हैं। सर, परेशान फैमिली थी, बताइएगा प्लीज। हाँ जी, आपके वालिद का इंतकाल का सुन के अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आपको सब्र और हौसला दे। कोई किसी भी दवाई की तरह टीबी की दवाई भी रिएक्ट कर सकती है, लेकिन वो रिएक्शन नॉन रिएक्शन होते हैं। डॉक्टर को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये रिएक्शन टीबी की दवाई की वजह से हो रहा है या वैसे कोई प्रॉब्लम मरीज़ के साथ चल रहा है। कोई भी दवाई, चाहे ये जो ख़ास तौर पे जो हम टीबी की दवाइयाँ देते हैं, इनमें से कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि जो तजर्बाती तौर पे मरीज़ को दी जाए। इनको पहले बेतहाशा ट्रायल से निकलने के बाद फिर ये मार्केट में होती है और हम वही स्टैंडर्ड्स या वही प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं
जो WHO की तरफ से रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स, हम वही दवाई देते हैं, उसी तरह से इलाज करते हैं जैसे WHO यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेहत से रिलेटेड इदारा है वो हमें अलाउ करता है, उनका प्रोटोकॉल्स हैं। समटाइम्स ये होता है और मुझे ऐसे लग रहा है कि एक मरीज़ के साथ 2 बीमारियां साथ चल रही होती हैं, कॉन्कोमिटेंट डिजीज़ साथ चल रही होती हैं। जैसे मैंने कहा कि जो शुगर का मरीज़ है जिसकी शुगर कंट्रोल ना हो वो बीमारी को ऐसे तेज़ी से ले लेता है, ऐसे ही दिल के कई सारे मरीज़ जो हार्ट फेलियर में हो वो भी इस तरह की बीमारी को ले लेते हैं। अब आपके मरीज़ का एग्जैक्ट सवाल का जो जवाब है वो तो उनका रिकॉर्ड देखने के बाद है, लेकिन ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे मरीज़ों को दवाई जो है उसका रिएक्शन होता है, लेकिन वो दवाई के रिएक्शन का ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे मौजूद होता है और मरीज़ को बता दिया जाता है कि ये हिस्सा जो है ये बीमारी के रिएक्शन की वजह से है, और वो सारा दवाई छोड़ने के बाद वो रिएक्शंस ठीक हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट मौजूद हैं। और बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि वो एक दफ़ा दवाई रिएक्ट करती है लेकिन दूसरी और तीसरी दफ़ा देने के बाद वो दवाई रिएक्ट नहीं करती। अच्छा। एक दफ़ा ऐसे होता है जी, और ये सारी चीज़ें उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। सर कोई भी चीज़ वैक्सीनेशन का भी बता दीजिएगा कि क्या इसकी कोई ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो पहले प्रिकॉशंसली लगा ली जाए? जिन मुल्कों में टीबी बहुत ज़्यादा मौजूद है, हाई बर्डन कंट्रीज जैसे हमारा मुल्क है जहाँ पे हम दुनिया में 5वें नंबर में बर्डन के तौर पे आते हैं कि हमारे पास डिजीज़ इतनी ज़्यादा है कि हम ऊपर से 5वें नंबर में, उन हाई बर्डन मुल्कों में वैक्सीनेशन टीबी की BCG लगाई जाती है, हमारे बच्चों में भी लगती है। उससे ये होता है कि फेफड़े की बीमारी आमतौर पे नहीं होती। अच्छा। फेफड़े की बीमारी हो जाती है लेकिन दूसरे जिस्म में जो टीबी की बीमारी है वो नहीं होती, और टीबी अगर होती है तो उतनी सख्त नहीं होती जितनी सख्त टीबी की बीमारी। BCG उसी वैक्सीनेशन में शामिल होती हैं। अच्छा। तो BCG कहलाती है, BCG वैक्सीनेशन इसकी होती है। तो ये इसमें दिमाग की टीबी, मिलियरी टीबी सारे जिस्म में फैलती है। जो सख्त किस्म की किस्में हैं इसकी, उन किस्मों से बचत हो जाती है। ओके, ठीक है। इसलिए इसको वैक्सीनेशन को मुकम्मल तौर पर हमें पूरा करवाना चाहिए। अच्छा, ये जो गलत फहमियाँ हैं लोगों की टीबी के बारे में, मैं चाहूँगी उस पर भी बात कर लें। वो क्या क्या होती हैं मोस्टली? आमतौर पे एक तो आपने पूछ लिया कि माएँ बच्चों को दूध पिला सकती हैं कि नहीं पिला सकती। दूसरा ये हो गया जो हम ये सोचते हैं, ये सवाल ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया कि क्या दवाइयाँ गर्म तो नहीं होती, क्या वो आदमी को बजाय खुद वो एक मसला तो नहीं बन जाती? जी हाँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे हो डॉक्टर को फ़ौरन पता चल जाता है, उस स्टेज तक बात कभी भी नहीं पहुँचती। कोई भी टीबी की दवाई ऐसी नहीं है कि जो यहाँ इंडिपेंडेंटली दी जा रही हो। दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ये दवाई दी जा चुकी है। इसका एक्सपीरियंस जो डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये हो जाता है। तीसरा ये होता है कि उससे मिलना जुलना बंद कर दें मरीज़ से, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। दवाई को वक्त से पहले छोड़ना इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लोग कहते हैं जी मेरी खांसी ठीक हो गई, मेरा बुखार ठीक हो गया, अब मैं दवाई क्यों खाऊँ? ये इस किस्म की गलत फहमियों को फौरी तौर पर रिमूव कर देना चाहिए कि दवाई खानी है जब डॉक्टर बंद करेगा तब बंद करनी है, वरना बीमारी अंदर रह जाएगी, वो खुद बीमार रहेंगे, उसको फेफड़ा डैमेज होगा, 10 लोगों को और बीमार करेंगे। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट बात पे मैं यहाँ पे चाहूँगी कि लोगों को नॉलेज हो। मुझे नहीं पता था कि गुलाब देवी जो है ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ये आपने मुझे जब आप प्रोग्राम में आए तो आपने बताया। और ये अभी 1500 बेड्स है इस गुलाब देवी में। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसकी इब्तिदा जो थी वो गांधी साहब ने की थी, राइट? और ये कब बना था और उस वक्त कितने बेड्स थे और अब क्या है, प्लीज़ ज़रा बताइएगा। और आप क्योंकि हेड भी हैं, किन मुश्किलात का सामना है ताकि मैं अपील कर सकूं। इसमें गुलाब देवी की हिस्ट्री ऐसी है जी, इस एरिया का एक लाला लाजपत राय इस एरिया के एक फिलंथ्रोपिस्ट थे। उनकी मदर गुलाब देवी को टीबी की बीमारी हो गई, उससे डेथ हुई। उनकी याद में उन्होंने गुलाब देवी औरतों का टीबी का अस्पताल बनाया। जब पाकिस्तान बना तो ये औरतों का टीबी का अस्पताल था। इसमें 50 बेड्स यानी 50 बेड्स है। अब ये 1500 बेड्स हैं। और जैसे आपने कहा कि 50 से 1500 का सारा सफ़र जो है ये पाकिस्तानियों ने तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। वो काम जो है आप मेरे अस्पताल में आएंगे तो आपको नज़र आएगा। सर कौन से ऐसे इश्यूज है जो आपको लगता है कि हम अपील करें और ये आपके लिए बेहतर हो सके? इलाज जो है पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं कि हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि जहाँ गांधी साहब ने इसको बनाया था 1934 में, वहाँ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह एज़ फादर ऑफ द नेशन उन्होंने हमारे हॉस्पिटल का विज़िट किया था इन 1947। उनके हाथ का लिखा हुआ हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है कि मैं आज यहाँ पे गुलाब देवी का विज़िट कर रहा हूँ। ये हमें एजाज़ हासिल है। वो इसलिए आए थे कि उस वक्त यहाँ महाजरीन को ठहराया गया था, हमें उनकी मेज़बानी का भी एजाज़ हासिल है। कोई भी किसी भी चैरिटी की तरह जैसे हमारा चैरिटी है, रिसोर्सेज प्रॉब्लम हमारे बहुत ज़्यादा हैं। हम मरीज़ों की खिदमत करना चाहते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कोई
भी लाइन खींच लें पॉवर्टी की, 95% जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका मुफ्त इलाज किया जाए। बदकिस्मती से इलाज बहुत महंगा हो गया है, पहले से हर चीज़ महंगी हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, विल है। हाँ। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दवाइयों का इंतज़ाम हो तो मरीज़ों की बेहतरीन खिदमत कर सकें। सर आप मुझे बताइए कहाँ पर आपको फंडिंग की जा सकती है? आपकी कोई वेबसाइट बता दें, कोई आपका कोई भी जो आपको लगता है जहाँ पे फंडिंग हो सके। हमारी वेबसाइट पे उसका नंबर मौजूद है, जहाँ जिस नंबर पे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। वेबसाइट क्या है? गुलाब देवी हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल की वेबसाइट है, वहाँ पर आपकी फंडिंग का नंबर मौजूद है। आप लोग जो हेल्प कर सकते हैं कीजिए। बहुत सही जो लोग ऐसे साहिब हैसियत हैं, और मुझे पता है पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ सारे वो लोग जो हैं जो हमेशा सबकी मदद करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे कॉजेज़ के लिए, ऐसे कामों के लिए। तो ख़ास ऐसे लोगों के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए आप मदद कीजिए, क्योंकि वाकई सदका खैरात तो आपने करना है तो वाई नॉट सही जगह कीजिए। ये जो हम चलते फिरते रोडों पे किसी गरीब को ऐसे पकड़ा रहे होते हैं जो भीख मांग रहा होता है, जो हाथ फैला रहा होता है, ठीक है, और उसको तो हम उसको पैसे देते हैं, वो सिग्नल्स में आगे दूसरे लड़के को जाके गाली निकाल देता है, ठीक है, और आगे जाके उसके साथ हाथम पाई शुरू कर देता है। तो मेरी बात सुने, आपने अपना सदका खैरात ऐसे बंदे को दिया कि वो बंदा तैयार किया, उसको ताकत दी, ताकतवर बनाया कि जाके दूसरे बंदे को गाली दे या उसके साथ हाथम पाई करे। तो ऐसे बंदों को सदका खैरात नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए जो बीमार हैं, अपना इलाज नहीं करा सकते। ख़ास तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि गुलाब देवी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फंडिंग में जो अगर आप डोनेट कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और पाकिस्तानी भी, तो प्लीज़ कीजिए, इस कार खैर में हिस्सा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी और आखिरत जो है वो बहुत अच्छी बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आते रहिएगा हमारे प्रोग्राम में, और इसी तरह हमारी रहनुमाई रहेगी। और मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान जो है टीबी से पाक हो जाए। तो आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। शुक्रिया जी। थैंक यू बेटा। वेलकम बैक। और अब हमारे प्रोग्राम में हाफिज़ शफ़ीक़ुर रहमान साहब मौजूद हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच साहब, और दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप लोग की रहनुमाई के लिए हमारे साथ यहाँ पे शामिल होते हैं। कॉल्स भी कर सकते हैं आप प्रोग्राम में, और अपने मसलों का अगर कोई हल आप पूछना चाहते हैं कि इस्लाम में हमें किस तरीके से हम अपने उस प्रॉब्लम का या मसले का हल अगर हम जान सकते हैं, तो आप उसके लिए कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे नाज़रीन, वो है कामयाबी और तरक्की के लिए जो हम वजीफ़े कर सकें, जो दुआएं कर सकें, इबादत कर सकें, वो क्या क्या है, उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले शफ़ीक़ुर रहमान साहब, आपको और दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, वक्त का। ये बताइएगा कि हम किस तरीके से क्या इबादत कर सकते हैं अपनी ऐसी हरकतों में, क्या हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं कि हम तरक्की और कामयाबी की तरफ रवा दवा हो जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कामयाबी क्या है? कुरान मजीद दो जुमलों में जो बयान करता है, फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। असल कामयाबी यह है इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। और दुनिया के एतबार से कामयाबी यह है कि जल्ब मनफ़ियत और दफ़ा दर, हर किस्म का नफ़ा वो हासिल करता जाए और हर किस्म के नुकसानदेह चीज़ों से वो बचता रहे। गोया के नुकसानदेह जितनी भी चीज़ें हैं, शर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, शरारतों वाली जितनी भी चीज़ें हैं, और तकलीफ़ दे जितनी चीज़ें हैं, परेशान कुन जितनी चीज़ें हैं, बीमारियों, आफतों और मुसीबतों वाली जितनी चीज़ें हैं, उन तमाम से बचना और खैर वाली चीज़ों को आगे हासिल करना, ये सादा सिंपल दुनिया और आखिरत के एतबार से कामयाबी है। अब रही बात यह है कि कामयाबी हासिल कैसे करनी है, कुरान मजीद आयत है, मन युतिल्लाह व रसूल व यख्शल्लाह व यत्तकी फौलाइका हुमुल फाइज़ून। जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे, और उसके बाद मखलूक खुदा के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनके हुकूक अदा करे, तो मखलूक खुदा की खिदमत से फ़र्श जीत जाएंगे, अल्लाह रसूल की इताअत से अर्श जीत जाएंगे। गोया के दोनों एतबार से आपको कामयाबी है। इसके अलावा आप पूरी कायनात जीतने, पूरी कायनात में शोहरत, दौलत, मुलाजमत और बाकी तमाम जहान की चीज़ें हासिल कर ले, इससे बढ़ के और जुमला नहीं मैं कह सकता कि आप अल्लाह के अर्श अज़ीम को जीत लें, अल्लाह को ना जीतें तो आप कामयाब नहीं हैं, नाकाम तरीन लोगों में से हैं। हाँ, वक्ती तौर पे दजल, धोखा, फरेब, वक्ती तौर पे अपने आप को मुतमिन किया जा सकता है। कुरान मजीद में जो कामयाबी का लफ्ज़ है तकरीबन 29 दफ़ा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। एक ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम के साथ, एक ज़ालिकल अल फ़ौज़ुल मुबीन के साथ, और एक ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर के साथ। अज़ीम
मुबीन कबीर। खाली तकलीफ़ दे चीज़ों से बचना, जहन्नम से बचना मुबीन है, और साथ साथ खैर जन्नत को हासिल कर लेना और दुनिया में कामयाब हो जाना वो फौजुल कबीर है। और फिर सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी रज़ा वो अल्लाह ताला की रज़ा, रहमत, रिज़वान मिनल्लाहि अकबर। जन्नती जन्नत में जाएंगे और वहाँ जाके अल्लाह उनसे सवाल करेगा कि क्या तुम यहाँ खुश हो, कामयाब हो, या अल्लाह इसके अलावा और क्या चाहिए। फरमाया कि एक और चीज़ ऐसी है जो अभी आपको किसी को मुयस्सर नहीं है। वो क्या है? अल्लाह ताला का दीदार और अल्लाह ताला की रज़ा। मज़े की बात यह है कि जो एक कामयाब इंसान है दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, वो पहले मरेगा, मरने के बाद हिसाब किताब है, हिसाब किताब के बाद आगे जाके जन्नत और आखिर में रज़ा है। लेकिन वो डिग्री जो हमें आखिरत में मिलनी है वो कमाल कुर्बान जाए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन को अल्लाह ताला ने दुनिया में दे दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये हमें आखिरत में मिलनी है, वो भी वो खुश नसीब जिनको मिलेगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको दे दी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन को। और अगर रही बात कामयाबी की वजीफ़े के तौर पे, एक वजीफ़ा आप जब भी घर से निकलें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये तो पढ़ें। एक वजीफ़ा आप यकीन करें कि इस वजीफ़े के बाद आपकी ज़िंदगी को 4 चांद अल्लाह लगा देगा। सर वो कौन सा? या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ए हमेशा से जिंदा व जवेद ज़ात, हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात, ए ज़िंदगी बख्शने वाली मुझे भी ज़िंदगी अता फरमा, ए सेहत बख्शने वाली मुझे सेहत अता फरमा, ए सकीनत और इत्मीनान देने वाली मुझे भी इत्मीनान अता फरमा। या हय्यू या कय्यूम, कय्यूम का मतलब ए पहाड़ों को खड़ा करने वाले, मजबूत बनाने वाले, मुझे पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत बना दे। ए आसमानों को बग़ैर सतूनों खड़ा करने वाले, मुझे बेसहारा सिर्फ़ अपने सहारे पे खड़ा कर दे। मुझे किसी बाबे शाबे का सहारा ना हो, मुझे किसी बिज़नेस और बाकी चीज़ों का सहारा ना हो, मैं सिर्फ़ तेरे सहारे पे रहूँ। मुझे सिर्फ़ तेरी मदद चाहिए और सिर्फ़ तेरी रहमत से चाहिए। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। यकीन करें इस वजीफ़े के साथ दुनिया में किसी आदमी को नाकाम होते नहीं हमने देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोफेसर हफीज़ साहब आप भी बताइएगा प्लीज़ कि एग्ज़ाम्स की जो है ना लोगों ने तैयारियां की, उसके बाद एग्ज़ाम्स के पेपर दे दिए, अब कोई ऐसा वजीफ़ा है जो कामयाबी की तरफ रवा दवा हो, रिज़ल्ट्स आएँ तो वो कामयाब रिज़ल्ट देखने नसीब हों, तो ऐसा कोई वजीफ़ा हमें प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए कामयाबी आप साहब ने बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह डेफिनेशन की। एक कामयाबी है दुनिया की और एक है आखिरत की। यकीनन इंसान, दुनिया का मतलब है करीब वाली चीज़, और इंसान चाहता है कि उसे जल्दी जल्दी कामयाबियाँ नज़र आएँ, चूँकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है कि वो जल्दी जल्दी हर अमल का नतीजा देखना चाहता है। तो कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मांगने का हुक्म है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मुझे मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अच्छा, इल्म में इजाफ़ा जब आता है तो यकीनन बज़ाहिरी इम्तिहानात में बंदा कामयाब होता है, डिग्रियाँ आती हैं और उन डिग्रियों के नतीजे में अच्छी जॉब और इज़्ज़त और ओहदा और मर्तबा मिलता है। तो एक तो ये दुआ बिलखसूस इम्तिहानात के अंदर वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा ये मांगनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ है। चूँकि इम्तिहान के लिए तलबा, बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। बच्चे सोच रहे होते हैं कि जो मेहनत नहीं करते, किसी तरह इम्तिहान डिले हो जाए, किसी तरह कमरा इम्तिहान को आग लग जाए, मुमतहन यहाँ ना पहुँचे, बारिश इतनी ज़्यादा हो जाए कि रास्ते में ही जो है ना वो सुप्रीडेंट जो है वो कहीं फंस जाए ट्रैफिक में और पेपर आज का मुलतवी हो जाए। मैंने ये बहुत दुआएं मांगी है, यू आर सो राइट। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स के साथ चूँकि हम भी पढ़ते रहे और आपने भी पढ़ी थी। जी जी, बड़ा हम पढ़ते थे। बल्कि इल्म जो है ना, कभी भी इंसान का इल्म कंप्लीट नहीं होता, उसे पढ़ते ही रहना चाहिए। और मेरी सच्ची बात यह है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई और इम्तिहान दूं, कोई ना कोई और ऐसा कोर्स करूं, कोई और एजुकेशन लूं। क्या हो गया, इस एक सिलसिले मुश्किल से से गुजरते बंदा रहें। इतनी मुश्किल से निकलता है, आप वैसी दुआ कर लेते कि एक और मुश्किल में मुझे अल्लाह डाल दे। असल में ये मुश्किलें होती नहीं,
अच्छा। ये असल में उस नतीजे तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी हर्डल्स हैं जी जो बंदा इनको क्रॉस करता है वहां गुजरता है। अच्छा, अब यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में है, जी, और ये इम्तिहान तो कोई मुश्किल ही नहीं, जितनी बड़ी मुश्किल ला में इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी यूनुस कुन्तु मिनज़ अलैहिस्सलाम पढ़े थे। ज़ालिमीन। जी, रातों के अंधेरे हैं, मछली के पेट के अंधेरे अरे हैं, वाह। पानियों के अंधेरे वाह, हैं, माशाअल्लाह। ठीक है, और वहां ये पढ़ते हैं, इस मुश्किल से निकल आते अरे हैं। वाह माशाल्लाह। अच्छा, एक तो तलबा को भी और सबको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और साथ रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। जहाँ भी आप दाखिल हों, ठीक, बाजार में, मार्केट में, कमरा इम्तिहान में, अदालत में, किसी भी मुश्किल में हैं आप वहाँ पर पढ़े, अल्लाह मुझे यहाँ अच्छे तरीके से दाखिल फरमा, अच्छे तरीके से मुझे यहाँ से निकाल। चूँकि इंसान को हर जगह पर इज्जत आफियत चाहिए। ठीक है सर, इसकी कितनी तस्बीह कर लेनी है? इसकी बेशुमार तस्बीह जितनी पढ़ सकते हैं, कोई कोई तादाद कैद नहीं नहीं, है। कोई ठीक कैद है, नहीं कोई है। कैद बाज़ वज़ाइफ जिनकी तादाद हदीसों से मिलती है वो हमें उतनी कम से कम पढ़नी चाहिए। अच्छा, पढ़ और सकते जिनकी ये कैद नहीं है उनके लिए तो और आसानी है। ठीक है सर। आप चलते फिरते, उठते बैठते, वजू के साथ, वजू के बगैर, सफ़र में आप पढ़ते रहें, और अल्लाह ताला इम्तिहान, कारोबार, बाकी मसाइल, मशाकिल, उससे अल्लाह ताला उस बंदे को निकाल देता है। अरे वाह। और जब इसकी अच्छा, फिर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा तो ये है कि अपने डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह राज़ी हो रहा है कि ये डायरेक्ट मांग रहा है, कोई दरमियान में वास्ता वसीला किसी को बिल्कुल, डाल ही हाँ, नहीं रहा, कोई रेफरेंस ही नहीं है। मेरे साथ राब्ते में है मेरा बंदा। दूसरी बात यह है कि उसके दर्जात बढ़ते चले जा रहे हैं। बल्कि एक मैं और आसान इससे वजीफ़ा अर्ज़ कर दूँ। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं दुआ मांगता हूँ अपनी ख्वाहिशात और अपनी मसाइल से निकलने के लिए, तो उस दुआ में मैं आप पर दरूद पढ़ना चाहता हूँ, तो कितना दरूद पढ़ूँ? क्या मैं चौथा हिस्सा पढ़ूँ? तो आपने फरमाया कि फ़इन ज़िदता, अगर ज़्यादा दरूद कर ले फ़हुव खैरुल लक, तो ये तेरे लिए बेहतर है। उसने कहा निसफ़ दरूद और निसफ़ दुआएं अपनी हाजात। तो आपने फरमाया कि ठीक है, फ़इन ज़िदता, अगर दरूद और मुझ पर ज़्यादा कर ले तो ये तेरे लिए बेहतर है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर तो मैं सारी दुआ में सिर्फ दरूद ही पढ़ता रहूँ। आपने फरमाया अगर तू सारा मुझ पर दरूद पढ़ता रहे, तो फरमाया कि दरूद के पढ़ने से अल्लाह तेरे सारे गुनाह भी खत्म कर देगा, तारी सारी मुसीबतें भी खत्म कर देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सबसे कॉल आसान है वजीफा। कराची से मिसेस महमूद की। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं बेटा? जज़ाकल्लाह, I'm आपका fine। प्रोग्राम हम देख रहे हैं, माशाल्लाह, जुम्मतुल मुबारक आप लोग को मुबारक हो। Thank और you। हमारे दोनों इस्लामी कॉलर आए हैं, मेरा सलाम आप दोनों भाइयों को और जुम्मतुल मुबारक हो। मुझे अपने बच्चे के लिए पूछना है, नवासे के लिए, उसका वीज़ा लग जाए दुबई में, वो वजीफा रेडी के लिए बताएं। अच्छा, वैसे वजीफ़ा वो बताएंगे, मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की काफ़ी नॉलेज है। दुबई के वजीफ़े के लिए वो आपको बताएंगे किस तरीके से वीज़ा जो है वो बच्चे का हो जाए। मैं आपको डिटेल थोड़ी सी समझा भी देती हूँ। आप साथ है कॉल पे? मिसेस महमूद, अभी दुबई के जो वीज़ा हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। वाई? बिकॉज़ क्योंकि बहुत से लोग वहाँ गए, जाकर पाकिस्तानी जो है कम्युनिटी वहाँ पे काम किया, रहना शुरू हो गए, कुछ लोन्स लिए, कंपनियों से लिए, काम किए, और वहाँ से फिर अपनी जो है ना वो चीज़ें, वीज़े, लोन्स वोन्स लेकर तो वहाँ पर वापस भागकर पाकिस्तान आ गए, जिसकी कोई पूछताछ या पकड़ कोई नहीं हुई है। तो हुआ ये कि दुबई वालों ने ये पॉलिसी बनाई कि हम किसी भी ऐसे बंदे को जो सिंगल बंदा है उसको हम वीज़ा लगा कर नहीं देंगे। अगरचे तो आपका नवासा वीज़ा लगवाता है और वो अगर अकेला लगवाता है तो मे बी रिजेक्ट हो जाए क्योंकि रिजेक्शंस हो रही हैं। और दूसरी बात, 2 तरीके के वीज़े, अगर वो दुबई की तरफ से वीज़ा अप्लाई करता है वहाँ से, तो वो वीज़ा तो कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी एज 45 से ऊपर है तो फिर तो वीज़ा हो जाएगा। जी जी जी, दुआ भी बता रहे हैं, मैं आपको साथ तरीका भी बता रही हूँ, ये तरीका भी सुन लें। आपके घर में या तो आपका या किसी और का, जो उनकी वालदा वगैरह हैं या कोई है वालिद साहब हैं, उनके साथ अगर ये वीज़ा लगवाता है, 2 लोगों के वीज़ा अप्लाई करता है, तो फिर वहाँ पे ये वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि आपके साथ पीछे कोई फैमिली वाला भी है कि नहीं। अगर तो फैमिली वाला है, उसको दिमाग में होता है कि उसने वापस जाना है, तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये पॉलिसी है। इस बार अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो इस तरीके से लगवाइएगा कि उसके वीज़े के साथ घर का किसी का या आपका अपना वीज़ा अटैच ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपको दुआ बता देते हैं। देखिए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफ़ा, दुनिया जहान की कोई बीमारी हो, कोई मुश्किल हो, कोई मुसीबत हो, कोई सफ़र हो और सफ़र में रुकावटें हो, उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामा अहल बैती, अपने अहल खाना को करीब वफ़ात के करीब बुला के जमा किया। फरमाया कुछ याद ना याद रखो, एक वजीफ़ा लाजमी याद रखना। वो क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। इसको जितनी कसरत से पढ़ा जाए, ऐ प्यारे सोने रब,
ऐ प्यारे सोने अल्लाह, रब तो तू है मेरा, दाता तो तू है मेरा, मुश्किल कशा तो मेरा तू है। मैंने सहूलतों में भी, आसानियों में भी सिर्फ तुझे पुकारा है और परेशानियों में भी तुझे ही पुकार रहा हूँ। सफ़र की दुनिया में भी तुझे पुकार रहा हूँ और हज़र की दुनिया में भी तुझे पुकार रहा हूँ। मेरी मुशाकिल सफ़र की जितनी रुकावटें हैं, मैं रुकावटों में किसी और को दाता और किसी और को मुश्किल कशा नहीं मानूंगा। और ला उशरिकु बि शैया, मैं तेरा हूँ और तेरा बन के रहूँगा, तेरे सिवा किसी का बन के नहीं रहूँगा। इस वजीफ़े की मदद से इंशाअल्लाह दुनिया जहान की कोई बीमारी, कोई रुकावट, कोई मुसीबत नहीं रहती। अरे वाह जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे बात कर रहे हैं। इस पे वज़ाइफ भी पूछ सकते हैं, दुआएं भी पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, जो कि है तरक्की और कामयाबी के लिए वजीफ़ा। तो टेक अ ब्रेक, ऑल बी राइट बैक। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नौकरी के इंटरव्यू में कामयाबी के लिए कोई ऐसे वज़ाइफ हैं जो आप बता सकें, क्योंकि मोस्टली लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो सबको यही ख़दशात होते हैं, पहले से इसी सोच को कंफर्म करके जा रहे होते हैं सिलेक्ट नहीं होना, तो काक कुछ नहीं होना, तो पहले ही एक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख के लेके जा रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस वैसे ही कम होता है। तो कोई ऐसे वज़ाइफ जिससे इनको एक तो इरादे मजबूत हो जाएँ, क्योंकि इरादा भी आप अगर पक्का मजबूत नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही कॉन्फिडेंस आप छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए कोई ऐसे वज़ाइफ बताएं कि इंटरव्यू जाएँ तो कामयाब होकर आएँ। देखें, यकीनन ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आता भी अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़ल से ही है, जिस पर अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा रहा होता है। कुरान मजीद में आता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, आप अल्लाह से मदद मांगें नमाज के साथ और सब्र के साथ। देखिए, सब्र किस चीज़ का नाम है कि जब आपको मसाइल आएँ, मशाकिल आएँ, मसाइब आएँ, मुश्किलें आएँ, आप उस पर सब्र करें और फिर डिटरमिंड आप रहें। देखो कुरान ने क्या कहा है, वशाविरहुम फिल अम्र, सबसे पहले आप जो काम करना चाहते हैं कि उसके फ़न के माहिर लोगों के साथ आप मशवरा करें। फ़ैज़ा आज़म था, और जब आप पुख्ता आज़म कर लें मशवरे के बाद, फ़तवक्कल अल्लाह, फिर आप अल्लाह पर तवक्कल करें। अब इम्तिहान जैसी मुश्किल या इंटरव्यू जैसी मुश्किल में आप पहले ही अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं कि मैंने पास तो होना नहीं, तो यकीनन इसका मतलब यह है कि आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं, और मायूसी कुफ्र है। तो जब आप अल्लाह की से मदद मांग रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हर नमाज इतना बड़ी मदद है, और फिर अगर इसी तरह का कोई ख़ास इंटरव्यू या मसला हो तो आप सलातुल हाजत पढ़ें, बावज़ू होकर 2 रकत नमाज अदा करें, और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद आप खुलूस दिल के साथ अल्लाह से दुआ मांगें। और उस दुआ का तरीका यह है कि सबसे पहले आप अल्लाह की तारीफ़ करें, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजें, उसके बाद अपनी जो हाजात हैं वो अल्लाह के सामने पेश करें, उसके बाद फिर आप दरूद शरीफ पढ़ें। और दरूद शरीफ का जितना आप इजाफा करते चले जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको यकीन और इत्माद होगा कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, और अल्लाह की वो गैबी मदद आएगी कि आपसे वो सवालात होंगे जो आपके लिए बिल्कुल जो है वो मतलब है कि चाइल्ड प्ले की तरह चीज़ें। प्रोफेसर साहब, वैसे भी जब हम दुरूद पाक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजते हैं तो उसका जवाब हमें ख़ुद नबी पाक जो है वो देते हैं, तो बड़ी स्पेशल बात है ये। जब मुझे भी पता चली थी तो मुझे इस बात पे बहुत हैरत हुई, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़ना शुरू हो गई, तो मैंने भी ये शामिल किया ताकि आप लोग भी इसको कसरत से पढ़ें, और ये बात बड़ी अच्छी बताई। कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सब, क्या कहेंगे आप? महविश जी, मैं महविश बात कर रही हूँ। जी जी, मुझे ये कारी साहब से मालूम करना था कि हम कोई भी कदम उठाते हैं ना तो वो कामयाब होते होते वो मना हो जाता है, तो उसके बाद जो ना थोड़े से ससुराल में मसाइल ऐसे हैं कि एक काफ़ी अर्सा हो गया, 15, 16, 17 साल हो गए इस बात को बर्दाश्त करते हुए, तो ससुराल वालों ने इतना परेशान किया हुआ है, ऐसा जहर किया हुआ है कि कुछ समझ नहीं आता। मुसलसल छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, घर से निकल जाने की धमकी। अब गए इतने मसले वसाइल है नहीं कि हम किराए पे जाते रह सकें। आपको अभी इसका हल बताते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि ये हमारी बहन हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलत व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये वजीफ़ा कसरत के साथ पढ़ें और अल्लाह पर अपना इतमाद रख कर और पूरी इनाबत के साथ, पूरे यकीन के साथ अल्लाह के ये वजीफ़ा करें कि एक तो ये कि देखिए अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है होना वही है। इंसान बहुत कुछ चाह रहा होता है मगर वो नहीं हो रहा होता। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके लिए नुकसानदेह है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह को मालूम है कि ये जो चीज़ इस वक्त मुझसे बंदा मेरा मांग रहा है ये इसके लिए बेहतर भी है या नहीं, या इसके लिए कब बेहतर है,
जैसे एक माँ को पता होता है बच्चा रो रहा है तो उसको हाँ, दूध किस वक्त देना किस है वक्त और देना किस है। वक्त इसके रोने पे दूध नहीं देना नहीं या देना कुछ और मांग रहा है। और वो रो रहा है, जी। देखने वाला यही कहेगा माँ जालिम है। हाँ हालांकि माँ जालिम नहीं है, उसको उसके मिजाज का, तबीयत का पता है कि इसको दूध किस वक्त देना बेहतर जी, है। दुरुस्त। इसी तरह अल्लाह ताला को हदीस में आता है कि एक बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है और जब उसकी दुआ की कबूलियत का वक्त आता है तो वो छोड़ देता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला या तो फौरन दुआओं को कबूल करता है। अच्छा, मजे की बात, दुआ रद्द होती ही नहीं। ये अच्छा? ज़हन में हमें निकाल देना चाहिए कि दुआ सुनिए, कबूल नहीं कोई सी होती। भी दुआ है, कोई भी। दुआ भी कबूल ऐसी नहीं कि जो ना कबूल हो। अच्छा। कबूल होती मगर उसकी 3 सूरतें हैं। क्या? पहली सूरत यह है कि अल्लाह फौरन दुआ को कबूल करके उसका रिजल्ट दे देता है, ठीक है। नंबर 1। दूसरी यह है कि अल्लाह को मालूम है कि कब इसके लिए बेहतर है, अल्लाह तब उसकी ताबीर करता है तीसरा? उसके हक में। तीसरा, अल्लाह उसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत कर लेता है। वो कैसे? जब बंदा फौत होकर अल्लाह के पास जाता है तो इस दिन दुआओं का सिला और अजर अल्लाह उसे अता करता है। ओके। बल्कि हदीस में आता है कि ये बंदा तब ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में एक भी कबूल ना होती, आज सबका सिला मिल जाता। अरे वाह, अच्छा 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 अच्छा। फिर इतना बड़ा अजर है। इतना बड़ा अजर और इतना बड़ा इसका रिवार्ड बंदे को मिलने वाला है आखिरत में। वाह। अच्छा, फिर अगली बात, एक और आसान इनके लिए मैं काम कर देता हूँ और तमाम सामीन और नाजरीन के लिए, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ना अज़ाब अन्नार। ये कोई भी मेरा ख्याल में मुसलमान ऐसा नहीं जिसको ये दुआ ना आती हो। एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहना कि या रसूलल्लाह मेरे लिए कुछ खैर की दुआ फरमा दे। आपने फरमाया इल्बस जदीदन व इश हमीदन व मुत शहीदा, कपड़े अच्छे पहन। ये आपने उसके लिए को दुआ दी, हमेशा कपड़े अच्छे पहन। मतलब अच्छे कपड़े का पहनना उसकी अच्छी ज़िंदगी की अलामत है, ठीक है। खुशहाल ज़िंदगी की अलामत है। व इश हमीदन, ऐसी ज़िंदगी गुजार के लोग तेरी तारीफ़ करें। ठीक है। कितना मुश्किल है कि कमर के पीछे कोई किसी की तारीफ करे। अच्छा, ये आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ। वह मुत शहीदा, जब तुम्हें मौत आए तो शहादत की है ताकि अगले हिसाब किताब से भी महफूज हो जाए। वाह। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ना अज़ाब अन्नार, उम्रे की जो दुआएं तवाफ के अंदर कोई दुआ मसनून साबित नहीं सिवाय इस एक दुआ के। वाह। रुकन यमानी से हजर अस्वद तक ये एक ही दुआ हर मोमन को, मुसलमान को, उम्रे करने वाले को, तवाफ वाले को पढ़ने का हुक्म है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे बेहतरीन दुनिया अता फरमा, उसमें आपके काम आ गए, अच्छी जॉब आ गई, इम्तिहान आ गया, सारी मुसीबतें मशाकल का हल है, बेहतरीन ज़िंदगी, क्या बात है। और बेहतरीन आखिरत, क्या और अजाब से बच जाना, इससे बड़ी कामयाबी और क्या क्या बात है जी। एक कॉल है, सबा की मुल्तान से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या कहेंगी? मुझे तो आपका प्रोग्राम झूठी तारीफ नहीं हकीकत की है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। और इवन कि आपके प्रोग्राम में कॉल भी मिल जाती है। अच्छा, ये सिर्फ, हाँ जी, मिलने के बावजूद कुछ चैनल हम लोगों की कॉल को अवॉइड करते हैं, खैर उनकी मर्जी। मुझे पूछना ये था कि सारे सेगमेंट आपके अच्छे लगे, फ्राइडे का तो जबरदस्त प्रोग्राम होता है। बहुत शुक्रिया। मेरे ना काम में रुकावट आ रही है, यानी कि मैं पहले मेरा घर सेल नहीं हो रहा था, अब मेरा घर जो है सेल हो चुका है, लेकिन जस्ट मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह चुका है और अच्छा। हम लोगों को कुछ नया यूनिट नहीं मिल पा रहा। कुछ लोग कहते हैं रेंट पे चले जाएं, कुछ कहते हैं खरीदने के लिए, लेकिन हमें कोई अच्छा यूनिट नहीं मिल पा रहा। ऐसी क्या वजह है कि वो मकान हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? हमें क्या पढ़ना चाहिए जो हमारे कामों में आसानी हो, कि हम लोगों के पास 10 रोज रह चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको अभी जवाब देते हैं जी। और मुझे ये है कि सुनना और रिपीट में, तो मैं कहाँ सुनूँ ये आप सारे जो हमारे पेजेस हैं 24 न्यूज़ के, मॉर्निंग विद फ़िज़ा, टिकटॉक पे भी है, हमारे सोशल मीडिया इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी रील्स, फेसबुक पे भी मिल जाएगी। आप जैसे ही लिखेंगे तो फिर ये आपको सारे हमारे जितने भी पेजेस हैं वहाँ पर ये रील्स आज अपलोड हो जाएंगी शाम को। ठीक है जी, आप बताइएगा जाहिद साहब। देखें, घर की वुसअत के लिए और घर खरीदो फरोख्त के लिए जो सबसे बेहतरीन दुआ है वह वस्सिअली फ़ी दारी, अल्लाह मुझे घर भी दे और घर वसी व अरीज़ दे, ऐसा घर जो वुसअत वाला भी हो और खुला भी हो और खैर व बरकत वाला भी हो। एक जुमला है, ये मसनून है, वस्सिअली फ़ी दारी। और इसके साथ साथ जो रुकावटें परेशानियाँ आती हैं उसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइन व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मैं हमेशा सिर्फ़ तेरी रहमत के साए तले ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। मुझे एक आँख झपकने की मनीद भी मुझे मेरे सपुर्द ना करना। ये काम मेरे से नहीं होने वाला, ये काम मैं कर ही नहीं सकता। फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, तरफ़तैन में आप देखें कितना वक्त लगता है, आँख झपकने की मनीद भी
बंदा अल्लाह की रहमत से दूरी ना चाहे और हमेशा रहमत के साए में जगह वो ले, तो उसका कोई काम भी मुश्किल नहीं रहता, कोई काम भी। हत्ता कि आप देखें इबादत में वो कामिल अकमल है, मामलात में वो साफ़ सुथरा आदमी है, अखलाकियात में वो आला अखलाक का मालिक होता है, और इसी तरह जो दुनिया की सियासियात और मुआशियात में एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, उसकी ज़िंदगी का हर मामला ही दुरुस्त हो जाता है। इस दुआ की बरकत से मैं समझता हूँ जितनी भी दुआएं हैं, इससे बढ़ के मुझे प्यारी दुआ कोई नहीं लगती। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला अनफुसी तरफ़ा इला नफ्सी तरफ़त आइन व अस्लिह ली शानी कुल्लहु, मेरे हर काम की इस्लाह कर दे, मेरे हर काम को म्यारी बना दे, मेरे हर काम को निखार के रख दे। आपका काम अच्छा भी हो, निखरा हुआ भी हो, म्यारी भी हो, A++ डिग्री के ऊपर लोग उसे कबूल भी करें, तो आप यकीन करें कि आपका घर क्या, आपकी पूरी दुनिया ही अल्लाह सेट कर देगा। वासले शानी कुल्ला हो। आगे पूरी दुआ इस तरह अल्लाह की रहमत से आप पढ़ ले, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा दे। अच्छा प्रोफेसर हफीज़ साहब, मैं आखिरी में एक और वजीफ़ा ज़रूर पूछना चाहूँगी। कोई कारोबार शुरू करता है अपना, आपको पता है अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो लगा देता है, पूरी इन्वेस्टमेंट होती है जो अपनी उस प्रोजेक्ट में लगाता है, जो भी बिज़नेस लॉन्च कर रहा हो, काम कर रहा हो। ऐसे हजरात के लिए, ऐसी औरतों के लिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऑनलाइन बिज़नेस भी अब शुरू हो गई हैं करना, काम करती हैं, छोटे छोटे घर में कोई मीनाकारी के या फिर ऐसे ट्रेडिशनल पीसेस बना के तो ऑनलाइन सेल करती हैं, तो वो पैसा लगा देती हैं अपनी जमा पूंजी। ऐसे लोगों को जो प्रोग्राम में देख रहे हैं अभी, मुझे बता दें कि कारोबार शुरू करने से पहले जो नीयत होती है वो नीयत क्या होनी चाहिए, और किस तरीके की दुआ इबादत जो है वो ज़रूरी है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे किसी कारोबार में। जी यकीनन ये इसके लिए सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा जो है परेशान होता है कि मेरे पास जो जमा पूंजी खर्च कर दूँ और पूरी एक लाइफ लगती है, आपको पता है, पैसा इकट्ठा करने में। जी जी, बड़ा मुश्किल है। और बिलखसूस बच्चों के लिए, बेटियों के लिए जो घरों में बैठ कर छोटा मोटा करना चाहती, सबसे पहले काम तो उनके लिए ये है कि वो इस्तिखारा करें। अच्छा, कि मैं ये काम करूं या ना करूं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जो भी आप नया काम करते, और आपने इस्तिखारे की दुआ सहाबा को सिखाई। अच्छा, और इस तरह सिखाई जिस तरह आपने कुरान की आयत से उनको समझाई और सिखाई। ठीक है। तो वो 2 रकत नमाज अदा करके उसके बाद जो इस्तिखारे की दुआ मौजूद है, छोटी छोटी दुआओं की किताबें इसमें मुस्लिम में मिल जाती जी। और वहाँ उस दुआ को इखलास के साथ पढ़ें, और जहाँ लफ्ज़ आता है इन्ना हादल अमरा, तो वहाँ अपने काम की दिल में नीयत रखें, वो कोई भी जो भी काम करना चाहती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगर उनका दिल इस तरफ राग़िब हो, दिल में ख्याल आए कि मुझे करना है, तो बिल्कुल करें, इसका मतलब अल्लाह की तरफ से यही राय है। और अगर उसके दिल इस तरफ मायल हो कि नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको उस काम छोड़ देना चाहिए। नंबर 1, कितने दिन में ख्वाब आ जाता है या नहीं, कोई ख्वाब नहीं। ये ख्वाब वाला जो तरीका है ना, ये ऐसे ही हमने बनाया हुआ है, इसके लिए कोई ख्वाब शरत नहीं। क्या होता है, आपके दिल में आपकी सोच बन जाती। अच्छा, तसल्ली आ जाती, दिल को करना है या नहीं करना। जिस तरफ दिल राग़िब हो रहा है, ये अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आपने अल्लाह से एक मशवरा तलब किया है, तो अल्लाह ताला सुकून बख्श देता है। यकीनन अल्लाह की तरफ से जो है इल्हाम होता है। माशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसमें कुछ % हमेशा गुरबा मसाकिन की मदद के लिए अल्लाह से वादा कर लें। अच्छा, कि जो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा उसमें कुछ सदका खैरात के लिए मैंने देना ही देना है। अरे वाह, ये नियत पहले कर लें। ये पहले करें अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारे कारोबार में हमारे साथ पार्टनर बन जाए। बेशक, क्योंकि हम अल्लाह को चंदा देते हैं। अरे वाह, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि माल खर्च करो जो मैंने आप तुमको दिया है। अरे वाह, और उससे पहले पहले करो कि तुम्हें मौत आ जाए। क्या बात है। अच्छा, दिया भी हमने है और हमारे दिए हुए से खर्च करते हुए आप कंजूसी कर रहे हैं, बुखल कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह आजमा रहे हैं हमें। क्या बात है। इसलिए पहले नियत करें कि मैंने इतने % अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करना ही करने हैं। जब अल्लाह खुद आपके साथ पार्टनर बन गया है तो नुकसान कैसे होगा। वाह। दूसरी बात, काम को करके काम में मसाइल मशाकिल आते हैं, आपने डिटरमिनेट रहना है। हदीस शरीफ में आता है कि अहब्बुल आमाल इल्लल्लाह अदवामुहा व इन कल्ला, अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन अमल वो खूबसूरत है जो हमेशा किया जाए चाहे थोड़ा किया जाए। आपने जो काम किया है, जब अल्लाह को पार्टनर बना लिया, अल्लाह से मशवरा भी कर लिया, अब आपने डिटरमिनेट रहकर करना है। उसके कहीं नुकसान घाटा बजाय छोटा मोटा आए, आपने करते रहना है। यही चीज़ें आपको सिखा रही हैं। ठीक है। जब आप डिटरमिनेट रहेंगे तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उस छोटे से काम से आप एक वक्त आएगा एक बड़े बिजनेसमैन आप बन जाएंगे। क्या बात है। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
अरब की एक मशहूर औरत है और कामयाब बिजनेसवुमन थी, बिल्कुल सबसे बेहतरीन कामयाब औरत जो है वो थी, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने इस काम में लगाया। क्या बात है। और फिर उस काम की बरकत अल्लाह ने इतनी डाली कि फिर उसमें ईमानदारी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि शाम के बाजार में आपने देखा कि खुशक गल्ला लोगों ने ऊपर रखा हुआ है, गीला नीचे रखा हुआ है, तो आपने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। क्या बात। अब आप मंडियों में चले जाए ना, हमारे ताजरों का क्या हाल है, बरकतें तो इसलिए कारोबार से उठ गई ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम का ऐब भी बताते थे कि ये इसमें कमज़ोरी है, ये इसमें अच्छाई है। इतनी बरकत आई कि हज़रत मैसरा जो ग़ुलाम थे हज़रत खदीजा के, वो फरमाते हैं कि उन्होंने जाकर जब हज़रत खदीजा को बताया कि ये तो अजीब आदमी है, ये अपनी खामियां भी बताता है मगर बरकत भी इतनी होती, माल भी सब ताजरों से पहले बिक जाता है। तो हज़रत खदीजा उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से इस कदर मुतासर हुई कि खुद निकाह का पैगाम भेजा। तो ये एक कामयाब ताजर का आप क्या है, शादी भी अल्लाह करवा रहा है, माल में बरकत भी दे रहा है, माल दाल औरत भी निकाह में अल्लाह दे रहा है, दुनिया की सारी कामयाबियां जो है मिल रही हैं। ईमानदारी, अल्लाह से मशवरा और अल्लाह को पार्टनर साथ बनाना और फिर उसके लिए मेहनत करना, डिटरमिनेट रहना, इंशाल्लाह कारोबार में नुकसान होता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपने कामयाब होना है किसी भी बिज़नेस में या किसी जगह पे, और अमीर होना है, अमीर की भी चुंगी फंसी हुई होती है ना लोगों को, कि अगर किसी ने अमीर होना है ना तो आप बस अल्लाह ताला के साथ जो है ना इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी की ऐसे की मदद कीजिए, ऐसे पैसे जो है ना सदक़ात और खैरात के लिए ज़रूर निकालिए। आप देखिए जो आपके पास माल पड़ा है, जो बैंकों की ज़ीनत बना हुआ है, उसमें देखिए कितना 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 इजाफा हो जाएगा, आपको खुद समझ नहीं आएगा ये पैसा आ कहाँ रहा है। अगर अमीर होना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ जो है ना ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर आपको मज़ा आएगा। जी, आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और हम यहाँ पर आज वज़ाइफ पूछ रहे हैं हमारे मौजूद मेहमानों से तरक्की और कामयाबी के लिए। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कामयाबी के लिए किस तरह का नफिल या फ़र्ज़ नमाज पढ़ना बेहतर होता है? देखें, कामयाबी के लिए जो सबसे बेहतरीन है, आप रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, सेहत में बरकत चाहते हो, इल्म में बरकत चाहते हो और इसी तरह अमाल में बरकत चाहते हो, तो फ़र्द नमाज बाद जमात मर्द वो घरों में पढ़े, वो मस्जिदों में पढ़े, और सुन्नतों का एहतमाम, सिर्फ सुन्नतों का एहतमाम, पहली और बाद की सुन्नतें वो घर में पढ़नी शुरू कर दे। घर बरकत वाला हो जाएगा, घर फजीलत वाला हो जाएगा, घर रहमत वाला हो जाएगा। और कुछ ना कर सको, आप देखें एक आदमी को फिजा घर में दाखिल होने की कोई दुआ नहीं आती, कोई दुआ नहीं आती। जो आदमी चाहता है कि मेरा घर बरकत वाला रहे, मैं भी अमन में रहूं, मेरे घर वाले भी अमन वाले, मैं भी कामयाबी और घर वाले भी, वो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अपने आप को और अपने बच्चों को सिखा दे। घर में इंटर होते वक्त, कमरों में आते जाते वक्त, खाना पानी पकड़ाते वक्त और इसी तरह दीगर चीज़ें, इस खाली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू से इंसान के चेहरे की कभी रौनक ख़त्म नहीं होगी। खाना और पानी पकड़ाते वक्त, यानी आपने बेटे को पानी का कहा, बेटिया को पानी का कहा, वो पानी लेने जा रही है, पानी लेके आए तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जाते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दरवाजे में खटका दरवाजे दस्तक देना है तो वहाँ इजाज़त है क्या लफ्ज़ बोलने के बजाय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तो यकीन करें दरवाजे बेल देते हैं, आवाज़ आती कौन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरी आवाज़ में मैं ही बोलूँगा और कोई नहीं बोलेगा और उनके ऊपर सलामती भी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये दुनिया के किसी मज़हब में मिलने का और अलग होने का इस तरह के अथेंटिक, ठोस और परफेक्ट किस्म के लफ्ज़ कोई नहीं। आप एक दफ़ा जुमले का तर्जमा देखना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हाफ़िज़ शफीकुर रहमान बिन मोहम्मद यासीन ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, वारंटी देता हूँ, इत्मीनान देता हूँ, पूरा भरोसा देता हूँ कि तू मेरे शर से मेरी शरारतों से, मेरे नफ्स की शरारतों से, मेरे हसद से तू महफूज है। मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि तेरे ऊपर अल्लाह दुनिया जहान की सारी सलामतियाँ नादिल फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की जितनी रहमतें हैं, ज़ाहिरी रहमतें हैं, बातनी रहमतें हैं, आसमानी ज़मीनी जितनी भी रहमतें हैं, मैं बंदा फ़कीर और बंदा नचीज़ तेरे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह जहाँ तुझे सलामतियों से भर दे,
वहाँ अल्लाह ताला तुझे रहमतों से भी भर दे। और एक प्यारा जुमला, आखिरी जुमला, वबरकातुहू, मैं बंदा गुनहगार, बंदा नचीज दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरे घर को बरकतों से भर दे, तेरे औलाद को बरकतों से भर दे, तेरे माल को बरकतों से भर दे, तेरे इल्म को बरकतों से भर दे, तेरी दुनिया को बरकतों से भर दे, तेरी आखिरत को बरकतों और दुनिया। ये कितने प्यारे जुमले हैं जो हम लोग कहते नहीं है, बस हेलो हेलो शायद बाय 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 करके उस तरह अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में क्या कोई लफ्ज़ है, कोई ऐसा जुमला है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर अरबी ग्रामर के अतबार से देखा जाए तो सलामुन अलैकुम भी हो सकता था, सलामुन अलैकुम, लेकिन अस्सलाम के अंदर यह है कोई एक सलामती ना हो जो अल्लाह तेरे से छुपाए, माशाअल्लाह, कोई एक रहमत ना हो जो अल्लाह तेरे से छुपाए, और कोई एक खैर व बरकत ना हो जिससे तू बेगाना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वजीफ़ा कामयाबी के लिए और अपने घरों और अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, हत्ता कि अपने दुश्मन के पास भी जाओ तो पूरे दिल के इखलास के साथ, हत्ता कि ये याद रखें किसी काफर और मुसलमान के दरमियान में फ़र्क करने का जो कोड वर्ड था जंगों के अंदर, वो भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू था। किसी मुस्लिम और मुनाफिक के दरमियान में फ़र्क करने का जो एक बुनियादी जुमला और आला था वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू था। ये ऐसा प्यारा जुमला था कि जिस जुमले की बरकत से सब की तमीद और तफरीक होती थी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की तशरीफ़ आवरी का। आज आप लोगों ने कामयाबी और जो है हमारी मंजिलें जो हम तय कर रहे होते हैं अपनी मुश्किलों से और अपनी परेशानियों से, जो ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं उसका हल जो हम ढूंढ रहे होते हैं दुआओं में, फजीलत में और हमारे इस वजीफ़ों में, तो वो आज हमें बताई हैं। आप हमारे फेसबुक पे जाकर ये जो हमारी रील्स हैं ये देख सकते हैं, क्योंकि हम इस पे साथ साथ उस वक्त सोशल मीडिया पे जो ये दुआएं हैं, ये जो वज़ाइफ़ हैं, ये हम ऐसे स्क्रीनशॉट भी इसका लगा देंगे और साथ साथ आप उसकी रील जो है अपने पास सेव करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से उन्होंने अहतमाम किया है, किस तरीके से पढ़ी है। मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगी पीर के रोज़। आज जुम्मे का दिन है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, घर में खुश रहिएगा, और जाते जाते जिसकी प्रैक्टिस अभी हमें यहाँ पे हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब और हमें हफीज़ुल्लाह बलोच साहब ने कराई है, तो वो मैं आपके साथ भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।